हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। माई सेल्फ निधि पाराशर। और बेटा डा की इस लेक्चर सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इसमें मैं आपसे रिकर्शन ट्री मेथड टू सॉल्व द रिकरेंस रिलेशंस आज डिस्कस करूंगी। ठीक है बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने मास्टर्स मेथड एक्सप्लेन किया था कि देखिए रिकर्शन ट्री किसी भी रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेन मेथड्स होते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हम कई बार सब्स्टिट्यूशन आइट्रेशन भी बोल देते हैं। दूसरा मेथड था मास्टर्स मेथड, जो हमने बात की थी जिसके बारे में, जिसमें डिफरेंट डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए और डिवाइडिंग फंक्शंस के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज थे। थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है रिकर्शन ट्री मेथड, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और इस मेथड के से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो एग्जाम में आई हैं, एकेटीयू एग्जाम में, उनमें से कुछ प्रॉब्लम में यहाँ क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी और साथ साथ कुछ एक दो मिक्स्ड प्रॉब्लम्स भी लेंगे जो पहले एग्जाम में आई हुई हैं, है ना। और एकेटीयू में अभी तक जितना भी मैंने आपको कवर किया है, एल्गोरिथम से स्टार्ट करके बेसिक्स ऑफ एल्गोरिथम से आज तक के लेक्चर में, इतने लेक्चर्स में, इन 6 लेक्चर्स के अंदर जितनी भी कंटेंट कवर हुई है एकेटीयू में, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं वो आज सारे हम थोड़ा सा उनका ओवरव्यू इस पर्टिकुलर स्लाइड में पूरा लेक्चर पढ़ने के बाद एंड में लेंगे। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिए। और ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल यू हैव टू गो थ्रू इट वेरी कीनली। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रिकर्शन ट्री होता क्या है। रिकर्शन ट्री क्या है? रिकरेंस रिलेशन जो हम यूज करते हैं या रिकरेंस रिलेशन जो हम सॉल्व करते हैं, उसे सॉल्व करने के लिए रिकर्शन ट्री का क्या मतलब है, रिकर्शन ट्री कब हमें ड्रॉ करना है और किस तरह से हम इसे ड्रॉ करेंगे। चलिए देखिए, जब भी हम रिकर्शन ट्री की बात करते हैं तो हम जब भी रिकरेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम रिकर्सिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो रिकरेंस रिलेशंस होते हैं वो जनरली रिकर्सिव प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, जिसमें प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकल फॉर्मूला की टर्म में लिख देते हैं, है ना। फिर उस फॉर्मुलेशन को, उस रिलेशन को हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली यहां पर भी क्या है कि एक सर्टेन रिकर्सिव सब प्रॉब्लम के लिए, मतलब आप जब एक मेजर प्रॉब्लम को मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका टाइप सेम होता है, जिनके सॉल्यूशंस एक जैसे होते हैं, बस होता क्या है कि वो जो मेन प्रॉब्लम होती है वो सिंप्लीफाई हो जाती है। प्रॉब्लम का जो साइज होता है, दैट साइज इज ऑलवेज बीइंग रिड्यूस्ड। तो उस काम के लिए हम रिकर्शन ट्री मेथड भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इस वाली स्लाइड पे हम स्विच करते हैं और ये समझते हैं कि इस बात का मतलब क्या है, रिकर्शन ट्री कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर हम एक एक करके लास्ट वाली स्लाइड पे मैं जाऊंगी और फिर हम उसको रिविजिट करेंगे, आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलिए देखिए, सपोज हमने एक रिकरेंस रिलेशन यहां पर लिखा और रिकरेंस रिलेशन का में क्या है, देखिए बेटा ये क्या है, दिस इज योर रिकरेंस रिलेशन। क्या कहती है ये रिकरेंस रिलेशन कि जो टोटल कॉस्ट है, सपोज Tn इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, है ना। हम अगर किसी एक n साइज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, आई एम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम विच इज हैविंग n साइज, तो दिस इज द साइज ऑफ द प्रॉब्लम, n इज द साइज ऑफ प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, जब मैंने आपको मास्टर्स मेथड बताया था वहां भी मैंने आपको इसको रीड करना सिखाया था। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसी रिकरेंस रिलेशन की जनरल फॉर्म लिखूं, क्या लिखी थी हमने जनरल फॉर्म कि Tn इज इक्वल टू ATn बाय B प्लस सपोज Fn, दिस वाज द जनरल इक्वेशन। इस पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन को अगर मैं जनरली स्पेसिफाई करूं तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, क्या है ये, दिस इज द टोटल कॉस्ट, n साइज का अगर मेरा इनपुट है तो उस पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर कोई ऑपरेशन अगर हम करते हैं तो उस ऑपरेशन की टोटल कॉस्ट जो आती है वो आती है Tn, है ना। अब इस टोटल कॉस्ट को रिकर्सिवली अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम एक मेन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे। तो ये ए क्या बताता है कि कितनी सब प्रॉब्लम्स हमने बनाई, हाउ मेनी सब प्रॉब्लम्स आर देयर, और बी बताता है ये n बाई बी इज द साइज ऑफ सब प्रॉब्लम। ए हमें कहेगा कितनी प्रॉब्लम्स है, कितनी सब प्रॉब्लम्स है, and n by b will be the size of the sub problem on each and every step, and then Fn is the cost of dividing this particular problem into the sub problem, and then finally merging the solution in to make this particular problem solution.
तो Fn क्या हुआ, किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर हम अगर एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं तो डिवीजन में जो कॉस्ट आई प्लस सॉल्व करने के बाद मर्ज करने में जो कॉस्ट आई है ना, सॉल्यूशंस को मर्ज करके मेजर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में जो कॉस्ट आई, वो टोटल कॉस्ट को हम यहाँ पर Fn से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट बेटा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी चीज को यहाँ पर किस फॉर्म में लिखा हुआ है देखिए। अब आप सीधे सीधे समझेंगे कि अगर मैंने यहाँ लिखा Tn इज इक्वल टू 2Tn/2, तो इसका क्या मतलब है कि एक मेन प्रॉब्लम है, जिस मेन प्रॉब्लम को मैंने दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया। देखिए यहाँ क्या मेंशन्ड है, 2 मेंशन्ड है। तो मैंने इस मेन प्रॉब्लम को दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया। एक सब प्रॉब्लम का साइज क्या है, n/2, मतलब इक्वल साइज की दो सब प्रॉब्लम है। वन the sub problem size was n and that particular problem was divided into two sub problems each of size n/2, right। तो अब इस पर्टिकुलर रिकर्सिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने मास्टर्स मेथड भी देखा था, इससे पहले शायद यही या इसके आसपास का ही क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किया था। अब हम ये देखेंगे कि हम रिकर्शन ट्री मेथड से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिलेशन के करस्पॉन्डिंग एक ट्री यहां बनाया हुआ है ना। इसको ध्यान से देखिए, ट्री का जो रूट है, आप लोगों को पता है, आप डेटा स्ट्रक्चर में ट्री पढ़ के आए हैं। ट्री क्या है, एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं और हर लेवल पर एक रूट जो ट्री में है वो एक रूट होता है और उस रूट के डिफरेंट चिल्ड्रन होते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो ट्री है ये इस ट्री का रूट है, ये इसका लेफ्ट सब ट्री है और ये इसका राइट सब ट्री है। इसी तरह इस लेफ्ट सब ट्री का जो मेन जो नोड है वो ये है और ये इसका लेफ्ट सब ट्री हो गया, ये राइट सब ट्री हो गया। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर रिकर्सिव रिलेशन को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। अगर मैं सब प्रॉब्लम्स की बात करूं तो टोटल टाइम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर Tn लगता है तो दिस इज द टोटल टाइम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड दैट टाइम वी आर सेइंग एज Tn। नाउ दिस Tn इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो क्या कह रहे हैं, Tn/2 और Tn/2 साइज की दो सब प्रॉब्लम्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। नाउ अगेन रिकर्सिवली हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। कब तक डिवाइड करते हैं हम बताइए। जो डिवाइड एंड कॉन्कर हम पढ़ रहे थे वो स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि आप किसी एक बड़ी प्रॉब्लम को, रिकर्सिव प्रॉब्लम को तब तक डिवाइड कीजिए जब तक उसका जो साइज है वो इतना छोटा ना हो जाए कि उसका सॉल्यूशन ऑब्वियस हो। मिनिमल साइज प्रॉब्लम में आप उसको डिवाइड कर दीजिए। तो हम जनरली अगर हम कहते हैं कि ये जो आपकी रिकरेंस है ये किस चीज के लिए होल्ड करती है कि अगर n इज ग्रेटर देन 1 तो उस केस में तो ये रिकरेंस है। और जो Tn है, अब इसको क्लियरली अगर मैं यहाँ आपको बताना चाहूँ, देखिए अगर इस चीज को हम और अच्छे से लिखना चाहें, इसी चीज को हम किस तरह लिख सकते हैं, दिस इज फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 and this value will be 1 for all n is equal to 1। इस तरह से ये एक पूरी रिकरेंस रिलेशन है जो क्या कहती है कि जो मेन प्रॉब्लम है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, दोनों सब प्रॉब्लम इक्वल साइज की होंगी और साथ में n की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो हम इसको डिवाइड करते जाएंगे और अगर n की वैल्यू बराबर आ गई, इफ n इज इक्वल टू 1, तो हम कहेंगे कि हम अपने बेस कंडीशन पर पहुंच गए जहां प्रॉब्लम का साइज बिल्कुल रिड्यूस होके 1 के बराबर रह गया। ठीक है बेटा, तो उस केस में हमारा जो आउटपुट होगा वो 1 है। इतनी छोटी प्रॉब्लम हो जाएगी कि उसकी जो कॉस्ट होगी वो मिनिमम चलेगी, n की वैल्यू को 1 हम अज्यूम करके चलेंगे वहां पर। अब देखिए तो हमने क्या किया, मेन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते गए एट ईच लेवल। देखिए यहां लेवल 0 पर हमने एक Tn को दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह दूसरे लेवल पर भी Tn/2 को हमने दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया। इन दोनों सब प्रॉब्लम में क्या हुआ, देखिए n/2 है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, अब मेन क्या है n/2 को मुझे इधर n/2 करना है ना। तो n की जगह मैंने n/2 रखा तो इधर क्या आया n/4, n की जगह इधर भी n/2 रखा तो क्या आया n/4। मतलब अगर इसको अब मैं एक मेन प्रॉब्लम मान के चलूं तो इक्वल साइज की दो सब प्रॉब्लम क्या बनेगी, n/4 प्लस n/4, है ना। इसी तरह इधर n/2 साइज की अगर मेन सब प्रॉब्लम है तो इस सब प्रॉब्लम की दो सब प्रॉब्लम बनेगी, दोनों का साइज n/4 होता चला जाएगा। और इस तरह से ये जो रिकर्शन ट्री है ये नीचे की डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। कब तक करेगा, जब तक ये
इतने छोटे ना हो जाएं कि जो सब प्रॉब्लम का साइज है वो 1 रह जाए, तो उस केस में हम इसका ऑब्वियस सॉल्यूशन 1 निकाल देंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम एक एक करके इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये तो जो ट्री है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ साइज ऑफ सब प्रॉब्लम। ये जो यहां जो मैंने रेफरेंस यूज किया है दिस रेफरेंस इज साइज ऑफ सब प्रॉब्लम। और अगर मैं यहाँ पर देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप कहीं से भी पढ़े, चाहे रिकर्शन ट्री आप पढ़ेंगे आपको हर जगह अलग अलग इंप्लीमेंटेशंस मिलेंगी। तो चाहे तो आप टी की टर्म में इसको समझ सकते हैं या आप टी को हटा के सिर्फ एन की टर्म में लिख सकते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, एन की टर्म में लिखेंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर इसकी कॉस्ट इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो अब देखिए ये जो बात मैंने आपको बताई इसी बात को इस टेक्स्ट के हिसाब से समझते हैं। क्या है देखिए, द गिवन रिकरेंस रिलेशन शोज, क्या दिखाती है शो ये, द प्रॉब्लम ऑफ साइज n विल गेट डिवाइडेड इनटू टू सब प्रॉब्लम्स ऑफ साइज n by 2। ऑब्वियसली साइज n की प्रॉब्लम है वो दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो गई, साइज n by 2 दोनों सब प्रॉब्लम्स के साइज हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन ईच सब प्रॉब्लम ऑफ साइज n by 2 विल गेट डिवाइडेड इनटू टू सब प्रॉब्लम्स ऑफ साइज n by 4 एंड सो ऑन। जो n by 2 वाली सब प्रॉब्लम है वो अगेन दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो रही है और एक सब प्रॉब्लम का साइज है n by 4। ओके, ये तो इस तरह करके ये पूरा जो ट्री है ये टॉप डाउन फैशन में धीरे धीरे इंक्रीज करता है। कब तक? जब तक ये जो सब प्रॉब्लम है इसका साइज स्मॉल इनफ ना हो जाए। तो चलिए, एट द बॉटम मोस्ट लेयर, सबसे छोटे नीचे वाली लेयर पर, जब ये ट्री के सबसे नीचे वाली लेयर होगी, देखिए एट द बॉटम मोस्ट लेयर द साइज ऑफ सब प्रॉब्लम विल रिड्यूस टू 1। तो कब तक हम इसको रिकर्सिवली डिवाइड करते रहेंगे? जब तक जो साइज ऑफ सब प्रॉब्लम है वो 1 न रह जाए, क्योंकि उसका हमारे पास बेस केस है। जैसे ही प्रॉब्लम का साइज 1 रहेगा हम कहेंगे टीएन की वैल्यू जो है वो 1 है। ये हमने पहले भी जितने भी रिकरेंस रिलेशन सॉल्व किए वहां भी हमने एग्जैक्टली ऐसे ही बेस कंडीशन मानी थी। ठीक है, अब दूसरी बात क्या समझनी है कि द कॉस्ट ऑफ डिवाइडिंग अ प्रॉब्लम ऑफ साइज n into two sub problems of size n by 2 and then after combining their results is n। अब ये देखिए, आपको यहां से ये बात आपको ध्यान से समझनी है। देखिए बेटा, ये टोटल प्रॉब्लम है जिसका साइज, अब ये कॉस्ट की मैं बात कर रही हूं, प्रॉब्लम का जो, अगर मैं किसी एक प्रॉब्लम को का साइज n है और उसे n by 2 दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करूं तो डिवीजन करने में जो कॉस्ट आई, ठीक है, वो कॉस्ट प्लस इन्हें सॉल्व करने के बाद मर्ज करके दोबारा से ऊपर टोटल कॉस्ट जनरेट करने में जो कॉस्ट आई वो है n। तो हम इस n को क्या बताएंगे, किस तरह से समझेंगे कि मैंने क्या कहा कि अगर मैं n की बात करूं तो मैंने n को डिवाइड किया n by 2 और n by 2 में, इस n by 2 को मैंने फर्दर डिवाइड किया n by 4 में, है ना। ये काम हम कब तक करेंगे? जब तक प्रॉब्लम का साइज 1 ना रह जाए। तो अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम थी n, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना, n by 2 पार्ट में डिवाइड करना, फिर सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने की कॉस्ट नहीं कह रहे हैं, सॉल्व करने के बाद इन्हें कंबाइन करना। तो जो टोटल कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को किसी भी सब ट्री के मेन जो रूट होता है, जो पेरेंट नोड होता है, उस पर शो करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि इन दोनों सब n by 2 में डिवाइड करके सॉल्यूशन को कंबाइन करने की कॉस्ट है n, ऐसे ही मैं अगर इस सब ट्री की बात करूं तो किसी प्रॉब्लम का साइज है n by 2, उसको n by 4 साइज की दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना और फिर बाद में उनके सॉल्यूशंस को कंबाइन करने की कॉस्ट है n by 2। डिवाइड करना और कंबाइन करना, जो टोटल कॉस्ट बनती है उसको हम ट्री के पेरेंट नोड की तरह या होल ट्री के रूट नोड की तरह दिखाते हैं। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि जब भी हम रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करेंगे तो उस पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन में, देखिए यहां पर देखिए, तो रिकरेंस रिलेशन में जो ये वाला आएगा FN वाला पॉइंट, हमेशा इसे आपको जब भी आप ट्री मेथड यूज करते हैं तो आपको ट्री का जो रूट रखना है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको यहां से मिलेगी। तो जो FN है that will 99.9% of the cases this FN will be the root of tree. You will also always choose it as the root of tree। ठीक है बेटा, तो अब हम इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इसको समझेंगे और इजीली आपको कोशिश करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार में ही आपको ये समझ में आ जाएगा। दिस इज रूट ऑफ ट्री।
रूट ऑफ द रिकर्शन ट्री। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या रखा, रिकरेंस रिलेशन क्या है हमारी, 2t n/2 प्लस n। अब इस रिकरेंस रिलेशन को हमें रिकर्शन ट्री मेथड से सॉल्व करना है। ऑलराइट, चलिए पहले इसका हम रिकर्शन ट्री ड्रॉ करते हैं, सीखते हैं कैसे ड्रॉ करना है। चलिए, अब इसमें देखो ये n है, ये जो fn वाला टर्म है इसे मुझे रूट पे रखना है, तो मैंने क्या किया, इसको रूट पे रख दिया, है ना। और ये क्या कह रहा है कि एक प्रॉब्लम को ये क्या था, दिस इट वाज tn इज इक्वल टू 2t ऑफ n/2, दिस वाज द रिलेशन, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने रूट पर रखा और अब हमने इसे दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया। दोनों सब प्रॉब्लम का जो साइज है वो है n/2 एंड n/2। ये बात ध्यान रख, एक एक करके ध्यान से समझेंगे। अब बेटा जब हम इसे फर्दर डिवाइड करेंगे तो किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए कैसे। अब ये तो सिंपल केस है, आगे आगे n की जगह n² भी हो सकता है, 2n² भी हो सकता है, n²/4 भी हो सकता है, कोई भी टर्म हो सकता है यहाँ पे। तो बेसिकली आप करके रहे, n की जगह हमने यहाँ पर क्या रखा, n/2 रखा, है ना। तो अब इसके लेफ्ट में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लेफ्ट में अगर मैं इसे n मानूं तो इसका n/2 क्या बनेगा, अगर मैं इस n की जगह n/2 रखूं, एवरी टाइम फॉर कैलकुलेटिंग द लेफ्ट वैल्यू आई विल पुट n/2 in place of n. For calculating the right side of value I will take n/2 on behalf of n. Always these two values are same in this case. तो अब क्या करेंगे, n की जगह n/2 रखिए, तो यहाँ पर n की जगह n/2 रख के n/4 आ गया, है ना। और यहाँ पर भी n की जगह n/2 रख के क्या आया, n/4, करेक्ट। अब देखिए अगले वाले लेवल पर फिर दोबारा यहाँ पर क्या आया, n/4, और यहाँ भी क्या आया, n/4, है ना। अब देखिए, तो अब ये जो n/4 है ये सब हमारे इस पर्टिकुलर लेवल की कॉस्ट है। अब देखिए फर्दर, अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड करूं, एग्जैक्टली ये जो जितने भी हमने ट्रीज बनाए ये ट्री आगे भी डिवाइड होंगे जैसे हमने पहले किए थे, तो 1 2 1 2 1 2 1 2, तो टोटल 8 चिल्ड्रन प्रोड्यूस होंगे। कैसे, यहाँ क्या होगी, n/8, यहाँ भी होगी n/8 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 and n/8. This is how this tree will grow downward in top down fashion. करेक्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि जब भी हम ट्री की बात करते हैं तो ट्री पर डिफरेंट लेवल्स होते हैं, है ना। तो ये क्या है, ट्री का फर्स्ट लेवल, दिस इज लेवल 0, दिस इज लेवल 0, व्हाट इज दिस, दिस इज level 1, this is your level 2 and so on। इस तरह करके ऊपर से नीचे की तरफ ट्री के जो है वो लेवल्स इंक्रीज होते जाएंगे, है ना। अब हम ये देखेंगे, अब हमारा अगला काम क्या है, हम टोटल कॉस्ट चेक करते हैं कि जितने भी हमने यहाँ पर लेवल्स बनाए इन लेवल्स की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। हमें एक लेवल पर टोटल कॉस्ट को ऐड करना है। जब हम लेवल 0 की बात कर रहे हैं, लेवल 0 की जब मैं बात कर रही हूं तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी आई, चलिए यहां पर एक कॉलम बना लेते हैं टोटल कॉस्ट नाम से, ठीक बात है। अब देखिए, चलिए जब हम n की बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी है, n। इस लेवल पर टोटल कॉस्ट कितनी आई, n आई। जब हम इस लेवल की बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी है, जितने भी यहाँ सब प्रॉब्लम्स है, जितने भी नोड्स हैं उन सब पर जो टोटल वैल्यूज हैं उन सबको सम कर दीजिए, क्या आया, n/2 प्लस n/2, क्या आ गई टोटल कॉस्ट, n अगेन, राइट। अब देखिए इसके नेक्स्ट वाले लेवल पर 4 प्रॉब्लम्स हैं, 4 सब प्रॉब्लम्स हैं, चारों को आपस में ऐड कीजिए, टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी, 4n डिवाइडेड बाय 4, करेक्ट। तो क्या बनी, n। तो यहां से देखिए एक हमारी अंडरस्टैंडिंग सीधी सीधी क्लियर हो रही है, और वो अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि अभी तक जो ट्री हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस ट्री में जितने भी लेवल हमने ड्रॉ किए हर लेवल पर जो टोटल कॉस्ट है वो सेम आ रही है ना। टोटल कॉस्ट जो आई हर लेवल पर वो n आई, ठीक बात है। इतनी अंडरस्टैंडिंग अभी तक हमें मिल गई। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही जब हम इस वाले लेवल पर भी चेक करेंगे तो इसकी भी जो कॉस्ट आएगी वो n ही आएगी, एंड सो ऑन। तो आगे तक ये कॉस्ट इसी तरह चलेगी। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ रुकना है, ये ट्री कब तक ग्रो करेगा, है ना।
भाई हम क्या कह रहे हैं कि हम ये काम कब तक करेंगे रिकर्सिवली, अगर हम प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे हैं तो हम उसे कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक जो सब प्रॉब्लम है उसका साइज 1 ना रह जाए, करेक्ट। तो बेटा अगर मैं ये मान के चलूं कि ये जो ट्री के लेवल हैं उनमें kth लेवल पर मैं जाऊंगी, फॉर kth लेवल, तो हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी वैल्यूज नीचे की डायरेक्शन में अगर मैं देखूं एक एक करके ग्रो करना स्टार्ट करेगा, सारे ट्री ग्रो करेंगे, है ना। और kth लेवल पर, एट kth लेवल, kth लेवल पर आते आते जो ये सब प्रॉब्लम का साइज है, ये सब प्रॉब्लम का साइज क्या बन जाएगा बताइए, n/2 रेज़ टू द पावर k। बहुत सीधा सीधा समझ में आता है। kth लेवल पर जब हम आएंगे तो प्रॉब्लम का साइज क्या बनेगा, n/2 रेज़ टू द पावर k। क्यों, जब हम फर्स्ट लेवल पर थे तो 2 रेज़ टू द पावर 1, दिस इज कॉल्ड 2 रेज़ टू द पावर 1। जब हम लेवल 2 पर थे तो दिस वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज n/2 रेज़ टू द पावर 2, है ना। नाउ दिस वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज n/2 रेज़ टू द पावर 3 एंड सो ऑन। तो जब हम एक एक लेवल आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो ये 2 की पावर जो है वो बढ़ती जा रही है, करेक्ट बेटा। तो इसी सीक्वेंस को समझते हुए हम ये माने कि हम जब kth लेवल पर पहुंच जाएंगे तो kth लेवल पर जो सब प्रॉब्लम का साइज है वो क्या होगा, n/2 रेज़ टू द पावर k। नेचुरली क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एसिम्प्टोटिकली जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि हमें n की वैल्यू पता ही नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने लेंगे, है ना, जहां कहां तक जाके हमारी जो सब प्रॉब्लम है उसका साइज रिड्यूस होके 1 रह जाएगा। तो हम ये पहले से ही अज्यूम करके चल रहे हैं कि kth लेवल तक जाते जाते जो सब प्रॉब्लम है उसका साइज रहेगा n/2 रेज़ टू द पावर k, और हम ये मानेंगे कि वो सब प्रॉब्लम का साइज इतना रिड्यूस हो जाएगा कि उसकी वैल्यू 1 आएगी, करेक्ट। तो हम क्या मान के चलें, अब इसके आगे हम क्या कहेंगे, किस तरह से समझेंगे, देखिए अब इसी बात को बेटा इधर देखिए, इसी चीज को हम और अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो वैल्यूज आई उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट n/2 रेज़ टू द पावर k इज इक्वल टू 1, let n/2 raised to the power k equal to 1 for base condition। बेस कंडीशन मतलब कि हम ये मान के चले कि जो n/2 raised to the power k साइज आया ये साइज रिड्यूस होके 1 हो गया, ठीक। तो अब देखो अगर मैं इसको 1 मानूं तो यहां पर क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर k। अगर मैं लॉग ले लूं दोनों साइड का तो यहां से क्या आएगा, k इज इक्वल टू log n बेस 2। k की वैल्यू हमने निकाल ली log n बेस 2, ठीक बात है भाई, सीधा सीधा समझ में आता है। अब हमें पता है कि ये जो ट्री है ना, इसमें ट्री कहां से स्टार्ट किया हमने, लेवल 0 से लेके लेवल k तक हम चले गए। तो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हुए, अच्छा ये बताइए, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ द ट्री, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ द ट्री, बताओ बेटा कितने हैं, इज इक्वल टू k+1। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि हमने 0 से शुरू किया और हम kth लेवल तक गए, तो 0 से k तक जाएंगे तो कितने लेवल आएंगे, k+1, ठीक बात है। और हर लेवल पर कॉस्ट क्या आई, n। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल कॉस्ट कितनी है, क्या कैलकुलेट करना है कि पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम है tn उसको सॉल्व करने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी आई। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, हर लेवल की जो कॉस्ट है, हर लेवल पर बाय चांस ये केस कौन सा है जिसमें एवरी लेवल हैज गॉट द सेम कॉस्ट, हर लेवल की टोटल कॉस्ट सेम है। तो अगर मैं नंबर ऑफ लेवल्स के साथ इस कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, हर लेवल पर n कॉस्ट है और नंबर ऑफ लेवल्स के साथ मैं n को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पूरे ट्री को सॉल्व करने में टोटल कॉस्ट जो लगेगी वो मिल जाएगी, है ना। मुझे एक्चुअली करना क्या है, सारे लेवल्स पर जितनी भी कॉस्ट आई उन सबका सम निकालना है। तो मैं अलग अलग ऐड करने की मुझे क्या जरूरत है, जब मुझे दिख रहा है कि हर लेवल की कॉस्ट सेम आ रही है तो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स से मैं n को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। सिंपल मैथमेटिक्स हम यूज करेंगे, तो क्या हुआ, टोटल कॉस्ट निकालिए,
टोटल कॉस्ट क्या आई बेटा, इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय k+1। टोटल कॉस्ट क्या आई, n क्या है, हर एक लेवल की कॉमन कॉस्ट है n मल्टीप्लाइड बाय k+1। चलिए अब इसमें वैल्यू रखिए, n की वैल्यू तो n ही रहेगी मल्टीप्लाइड, k की वैल्यू क्या रखेंगे, log n बेस टू +1। ठीक बात है। तो हमने क्या किया, यहां से हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई बेटा, n log बेस टू n प्लस n। अब इन दोनों में सिग्निफिकेंट टर्म कौन सा है, n log, है ना। जो एसिम्प्टोटिक बाउंड हम देखते हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि इसके कंपैरिजन में ये वाला टर्म जो है वो बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो रिकर्शन ट्री है इसकी जो कॉस्ट है दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ n log n। This is how these recursion trees are to be solved. So this was a simple case. हमने क्या किया, जब हमने इस रिकर्शन ट्री को सॉल्व किया तो हर लेवल पर हमारी जो कॉस्ट आई वो सेम आई। अब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम नंबर ऑफ लेवल्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेवल से एक लेवल पर कितनी कॉस्ट आई उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे ट्री की टोटल कॉस्ट हम निकाल पाएंगे, एंड दैट कॉस्ट हैपेंस टू बी बिग O ऑफ n log n। This is how we need to solve a recursion tree. तो this was the simplest example जिसमें कि हम बिल्कुल एक किसी मेजर प्रॉब्लम को दो सिंपल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते थे और दोनों सब प्रॉब्लम्स के जो साइज थे वो सेम थे। ठीक है बेटा, तो इस प्रॉब्लम को बेस बना के इस आइडिया के साथ अब हम फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए अब एक बार पुराना एक बार रिविजिट कर लेते हैं जो थ्योरी यहाँ पर लिखा हुआ है, अब आपको क्लियरली ये समझ में आएगा। देखिए, so recursion tree is a tree where each node represents the cost of a certain recursive subproblem. ठीक, अब we sum up the values in each node to get the cost of the entire algorithm। सारी जितनी भी हर एक लेवल पर जितनी भी नोड्स हैं उन सबके जो कॉस्ट आई है हमें क्या करना है, उन सबको आपस में जोड़ना है। ठीक, टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगी, हर नोड की कॉस्ट को हमें निकालना है और उसको फाइनली ऐड कर देना है। तो अब देखिए पहला स्टेप क्या था, हमने सबसे पहले रिकर्शन ट्री को ड्रॉ किया, हो गया हमारा काम। उसके बाद सेकंड हमें हर लेवल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, हमें टोटल नंबर ऑफ लेवल्स फाइंड आउट करने हैं ट्री में कितने हैं, और फिर उसके बाद हमें फाइनली जितनी भी कॉस्ट आई उन सब सारी कॉस्ट को आपस में ऐड कर देना है फाइनल वैल्यूज के लिए, फाइनल कॉस्ट के लिए। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अब हम एक एक करके डिफरेंट रिकर्शन ट्री ड्रॉ करेंगे और फिर सीखेंगे कि ये जो मेथड है इसको हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। मैं प्रेफर करूंगी कि अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो आप साथ में कॉपी पेन लेके बैठें और जैसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो साथ साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करें, उससे बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट इज Tn इज इक्वल टू T ऑफ n/5 T ऑफ n/5 प्लस T ऑफ 4n/5 प्लस n। अब देखिए ये रिकरेंस रिलेशन है। देखिए यहां पर मैंने मेंशन नहीं किया, जितने भी क्वेश्चन है आप ये मान के चलिए कि फॉर n वैल्यू ग्रेटर देन 1 दिस रिलेशन होल्ड्स एंड फॉर द वैल्यू ऑफ n एज 1 दिस रिलेशन होल्ड्स द वैल्यू ऑफ 1। ठीक है, n की वैल्यू जब 1 होगी तो Tn की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 है तो ये रिलेशन हमें सॉल्व करना है। करेक्ट, चलिए तो अब इसका रिकर्शन ट्री ड्रॉ करते हैं। अब देखिए हमें समझ में आ रहा है कि जो रूट है वो तो हम n बनाएंगे, मैंने क्या बताया था कि यहां देखिए किस तरह से शो किया है। अब यहां पर 2t लिखे हुए हैं, है ना, 2t की तरह नहीं लिखा। देखिए पिछली बार क्या लिखा था, Tn इज इक्वल टू 2Tn/2 प्लस n। इसका मतलब क्या था कि एक मेजर प्रॉब्लम को दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया, दोनों का साइज सेम था। अब ये कौन सा केस है जहां पर हमने एक प्रॉब्लम को दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया लेकिन दोनों सब प्रॉब्लम्स का साइज जो है वो अलग अलग है। सब प्रॉब्लम अभी भी दो ही है ना, लेकिन दोनों का साइज अनइक्वल है, और क्योंकि दोनों का साइज अलग है तो इसलिए हमने इन्हें अलग अलग टाइम कॉस्ट के हिसाब से रिप्रेजेंट किया है। आपको इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है कि इसमें दो टाइम फंक्शन दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस क्योंकि कॉस्ट थी अलग थी तो इसलिए उनको दो टाइम फंक्शन की हेल्प से दिखाया गया है। तो अब दोबारा से बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हमने किया था इसका रिकर्शन ट्री ड्रॉ करते हैं। चलिए तो सबसे पहले क्या हुआ, मेजर प्रॉब्लम क्या है, n, है ना, n इधर ले लेते हैं n।
ओके फाइन। अब एक साइड में क्या आया आपका n/5 और दूसरी साइड क्या आया 4n/5। एक साइड है n/5 और दूसरी साइड है कॉस्ट आपकी 4n/5। जो मेजर प्रॉब्लम थी उसे आपने दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया। लेफ्ट साइड में कौन सी सब प्रॉब्लम है, पहली वाली। राइट साइड में कौन सी सब प्रॉब्लम है, सेकेंड वाली। ठीक, अब फर्दर इस ट्री को आगे प्रोसीड कराने के लिए क्या करेंगे, ये भी आगे दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड होगा और ये भी आगे दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड होगा। ऐसे ही तो होता है ना? जिस तरह हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे ये आगे मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में एक एक करके डिवाइड होते जाएंगे। चलिए बताइए, अब हम फर्दर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करने के लिए क्या करना है, मुझे इस n की बजाय देखिए लेफ्ट साइड के लिए मुझे क्या करना है n/5 रखना है हमेशा, है ना। और राइट साइड के लिए मुझे क्या करना है 4n/5 रखना है n की जगह। लेफ्ट साइड कैलकुलेट, हर एक नोड की लेफ्ट चाइल्ड को कैलकुलेट करने के लिए n की जगह क्या रखेंगे n/5 और राइट साइड को कैलकुलेट करने के लिए n की प्लेस पे रखेंगे 4n/5। फॉर एवरी नोड वी विल रिपीट दिस पर्टिकुलर स्टेप, है ना। तो अब देखते हैं किस तरह से इसकी वैल्यूज आती हैं। तो यहां पर अगर मैं n की जगह n/5 रखूं तो यहां क्या आएगा n की जगह n/5, तो क्या हुआ n/5 और यहां 5 पहले से है तो क्या आया n/5 स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं n/5 स्क्वायर। इस तरह से देखिए, एक बात है, मैंने क्या किया n की जगह n/5 रखा, तो n की जगह n/5 रखा तो एक 5 यहां पहले से था तो नीचे दो 5 हो गए मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या बना n/5 स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब जो इसका राइट साइड है उसे कैलकुलेट करने के लिए मुझे n की जगह क्या रखना है 4n/5। राइट साइड कैलकुलेट करने के लिए n की जगह मुझे क्या रखना है 4n/5, है ना। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, देखिए टू कैलकुलेट लेफ्ट चाइल्ड कॉस्ट पुट n is equal to n/5, है ना। एंड फॉर राइट नोड पुट n is equal to 4n, n is equal to 4n/, बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि आप लेफ्ट चाइल्ड को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए n की जगह n/5 रखें, राइट चाइल्ड को कैलकुलेट करना है तो n की जगह क्या रखें 4n/5। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसकी जगह मुझे क्या रखना है 4n/5, तो क्या आया 4, n की जगह मैंने रखा 4n/5 और एक 5 पहले से था तो क्या आया 4n/5 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, क्या आया था 4n/5 स्क्वायर। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट इट। ओके बेटा, चलिए अब इधर देखिए, अब यहाँ पर 4n/5 पहले से है, लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है n की जगह क्या रखना है n/5। फॉर कैलकुलेटिंग द लेफ्ट चाइल्ड आई विल पुट n/5 इन प्लेस ऑफ n। तो क्या करें, देखिए 4n, n की जगह क्या रखना है n/5, तो n/5 इंटू 5 पहले से था तो क्या आ गया ये 4n/5 स्क्वायर। n की जगह n/5 रखा तो क्या बना 4n/5 स्क्वायर। अब इधर देखिए, लेफ्ट नोड को कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, n की जगह क्या रखूं 4n/5, तो मतलब एक 4 पहले से है, एक 4 अभी हम और रखेंगे तो ये तो 4/5 का होल स्क्वायर n बन गया, है ना। सीधे सीधे बात है कि 4 स्क्वायर वही 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 और नीचे 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आप इसको 4 स्क्वायर/5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मैंने इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा। ठीक है बेटा, इसी तरह से अब आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, हर एक नोड के दो चाइल्ड नोड्स बनेंगे और हर बार आप क्या काम करेंगे, बस इधर की साइड कैलकुलेट करने के लिए n की वैल्यू को n/5 रखेंगे और राइट वाली के लिए 4n/5 रखेंगे। रखिए n/5 रखिए तो ये क्या आया n/5 क्यूब। देखिए सीधा सीधा n की जगह मैंने n/5 रखा, है ना। और अब राइट साइड कैलकुलेट करने के लिए n की जगह मैंने 4n/5 रखा तो क्या आया 4n/5 क्यूब। इट हैपेंस टू बी 4n/5 क्यूब। ठीक है, अब देखिए इधर इसके लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करने के लिए क्या आएगा 4n/5 स्क्वायर पहले से है, n की जगह रखना है n/5
तो n/5 रखने के लिए क्या आएगा 4n/5 क्यूब, n/5 रख दिया सिंपल। एक बात है भाई, इधर n/5 स्क्वायर था, n/5 स्क्वायर की जगह हमने n/5 की जगह हमने 4n/5 रखा, तो 4n/5 क्यूब राइट। अब इधर 4n/5 स्क्वायर है, मुझे n की जगह n/5 रखना है, तो यहाँ ऊपर खाली 4 रह गया और नीचे 5 क्यूब बन गया। अब इसी तरह यहाँ पर देखिए राइट साइड में कंप्यूट करने के लिए क्या करें, बोलो 4n/5 स्क्वायर में n/5 रखेंगे, 4n/5 रखेंगे तो क्या आया 4 स्क्वायर n/5 क्यूब। भाई ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। 4 स्क्वायर n/5 क्यूब एंड सो ऑन। इसी तरह से इन सारी कॉस्ट को भी आप एक एक करके ऐड करते जाएंगे। अब हमारा मेन काम क्या है, हमें एक सीक्वेंस देखना है कि उस सीक्वेंस में क्या पैटर्न हमारा फर्दर जनरेट हो रहा है। तो अब उस पैटर्न को देखते हैं। चलिए पैटर्न देखने के लिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आई होप ये आपको समझ में आ ही गया हो। तो अब हम हर लेवल पर चेक करते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या है। इस लेवल पर कॉस्ट क्या है बेटा, करेक्ट। इस लेवल की जो कॉस्ट है वो है n। अगर मैं यहां पर टोटल कॉस्ट रिप्रेजेंट करूं, टोटल कॉस्ट दैट विल बी n एट दिस पर्टिकुलर लेवल। अब यहां पर देखिए टोटल कॉस्ट कितनी हुई n/5 प्लस 4n/5, कितनी हुई टोटल कॉस्ट n। अगेन इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, टोटल कॉस्ट आएगी आपकी n/5 प्लस 4n/5 दैट हैपेंस टू बी 5n/5 और 5n/5 होते ही क्या आ गया ये n। ऐसे ही अब इधर देखिए, इधर नीचे की तरफ क्या बन रहा है 5 स्क्वायर मतलब 25 और ऊपर की साइड क्या है n मतलब यहाँ है 16 प्लस 4 20 प्लस 4 24 प्लस 1 25, तो 25 डिवाइडेड बाय 25 which happens to be 1, that means the total cost again will be n and so on. We have identified the pattern. आपको 3 लेवल मैक्सिमम 4 लेवल फाइंड आउट करके देखने हैं, आपको पैटर्न समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कॉस्ट अलग आएगी तो वो सेकंड थर्ड लेवल से ही वो अलग आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अगर चाहें तो एग्जाम में ये सारी चीजें, ये सारे वैल्यूज भी कंप्यूट करके दिखा सकते हैं, लेकिन इस कॉस्ट पर भी, इस लेवल पर भी अगर हम सारी कॉस्ट ऐड करेंगे बेटा तो टोटल कॉस्ट जो आएगी वो n ही आएगी। अब अगली बात आपको क्या समझनी है, देखिए जो लास्ट प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी ना, उसमें क्या था कि जो सब प्रॉब्लम्स थी उनके साइज सेम थे, दोनों सब प्रॉब्लम्स के साइज n/2 n/2 थे, तो वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ पर क्या है, ये जो ट्री है ये बताइए किस डायरेक्शन में ज्यादा ग्रो करेगा। क्यों, क्योंकि जो सब प्रॉब्लम के साइज है ना वो देखिए अलग अलग है, तो एक ब्रांच कम ग्रो करेगी, एक ब्रांच ज्यादा ग्रो करेगी, ट्री की इम्बैलेंस आएगा, एक ब्रांच जल्दी खत्म हो जाएगी, एक साइड ब्रांच ज्यादा ग्रो करेगी। क्यों, ऐसा क्यों? अब बताइए ज्यादा ग्रो कौन सी वाली ब्रांच करेगी, जिसकी वैल्यू अभी ज्यादा है। हम क्या चाहते हैं कि ये ट्री बेसिकली क्या है, एक मेन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर है ना, और ट्री हमारा बनना बंद कब होगा, रोकेंगे कब हम इस काम को, जब हमारा जो सब प्रॉब्लम का साइज है वो 1 रह जाएगा। तो अब ये देखिए कि कौन सी वाली साइड ट्री की ऐसी है जो ज्यादा देर में डिवाइड होते होते 1 बनेगी। इसका मतलब जो प्रॉब्लम साइज बड़ा है वो ही बाद में जाके लेट 1 बनेगा। तो इसका मतलब आप इस ट्री में देखो प्रॉब्लम का साइज कौन सा, ये वाली जो प्रॉब्लम है इसका साइज इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब जो राइट मोस्ट सब ट्री है, जो राइट की डायरेक्शन में सब ट्री आ रहा है, उसकी कॉस्ट यहाँ ज्यादा मतलब उसका जो साइज है वो यहाँ ज्यादा है, तो वो ज्यादा देर में जाके 1 बनेगा। जो प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है, जिसका साइज ज्यादा है, वो ज्यादा रिड्यूस होने के बाद 1 बनेगी। इसका मतलब ट्री में उस साइड पे नंबर ऑफ लेवल्स जो होंगे, ट्री उस डायरेक्शन में ज्यादा ग्रो करेगा। तो इसका मतलब इधर का ट्री कम ग्रो करेगा और इधर की साइड ट्री ज्यादा ग्रो करेगा। तो नंबर ऑफ लेवल्स डिसाइड करने में हेल्प कौन करेगा, वो ट्री, वो साइड जो ज्यादा देर में जाके 1 बनती है ना। तो क्या हुआ, अब इसके हिसाब से अगर मैं लेके चलूं तो ये बात क्या आ गई हमारी, यहां तक चलते चलते सीधे सीधी बात क्या है कि हम यहाँ क्या मान रहे हैं, अगर मैं इसी चीज को लिखूं तो क्या आएगा 4/5 रेज टू द पावर k n, ये लिख सकते हैं 4/5 रेज टू द पावर k n। अगर प्रॉब्लम का साइज ये रह जाता है तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पर हमारा जो रिकर्शन है वो स्टॉप हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो प्रॉब्लम का साइज है वो 1 kth लेवल पर ये टाइम इस टाइप का कुछ इक्वेशन हमारा बनेगा।
अब इस चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज, बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा। कितने टर्म्स के लिए चलेगा बेटा? kth लेवल, फॉर k लेवल्स, फॉर k लेवल्स। हम इस चीज को फर्दर प्रोसीड करते रहेंगे और हम ये मानेंगे कि kth लेवल पर ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट वहां वन सब प्रॉब्लम की कॉस्ट पर रीच हो गई। तो अब हम, ये क्या आया मेरा साइज प्रॉब्लम का? n 4/5 रेज़ टू द पावर k n, है ना? इसको हम और किस तरह लिख सकते हैं? दूसरी तरीके से इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? n अपॉन 5/4 रेज़ टू द पावर k, करेक्ट? मैंने ऊपर n लिखा और इसके n के डिवीजन में अगर मैं ले जाऊं तो 4 नीचे चला गया, 5 ऊपर आ गया, उसकी पावर k, है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली 4/5 रेज़ टू द पावर k n को मैंने n अपॉन 5/4 रेज़ टू द पावर k लिख दिया, ये शो करने के लिए कि मेन प्रॉब्लम n थी और सब प्रॉब्लम का साइज डिवाइड होते होते इस तरह की कोई जनरल इक्वेशन हमें मिल रही है। अब हमें क्या करना है? अब हमें नंबर ऑफ लेवल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ लेवल्स किसके टर्म में आएंगे? k के टर्म में। तो हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बेस केस क्या है हमारा कि ये जो जब kth लेवल पर सब प्रॉब्लम का साइज 1 हो गया, तब हमने ये काम करना, तब हमने फर्दर अपने ट्री को एक्सपैंड करना बंद कर दिया। दैट मींस इट हैपेंस टू बी 1। हम कहां रुके? जहां पर ये प्रॉब्लम का साइज 1 हो गया। बस अब यहां से आप कैलकुलेट कीजिए इसको। तो n की वैल्यू क्या आई आपकी? 5/4 रेज़ टू द पावर k, है ना? 5/4 रेज़ टू द पावर k। दोनों साइड का लॉग लीजिए तो क्या आया? k इज इक्वल टू लॉग n, और ये जो वैल्यू है ये लॉग के बेस में चली गई। इस तरह से आप इसे हर बार कैलकुलेट करेंगे। कैसे किया मैंने? दोनों साइड का लॉग लिया, लॉग लेने के बाद k की वैल्यू यहां देखिए क्या आएगा? k log 5/4, इधर आएगा log n, है ना? और k इज इक्वल टू log n, और ये जो वैल्यू थी ये log के बेस में चली जाएगी। हमेशा एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको कंप्यूट करना है। अब नंबर ऑफ लेवल्स कैसे आएंगे आपको बताइए आपको पता है नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं इसमें बेटा? kth लेवल पर हम ये मान के चल रहे हैं कि इसकी कॉस्ट रिड्यूस हुई थी। अगर kth लेवल पर इसकी कॉस्ट रिड्यूस हुई तो नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं? k+1 टोटल, क्योंकि 0 से लेके k+1 तक हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल पहले वाले प्रॉब्लम की तरह, क्योंकि यहां पर भी हमारे जितने भी लेवल्स हैं उन सबकी कॉस्ट सेम आई है। तो क्या करेंगे बताइए? टोटल कॉस्ट कैसे आई? Tn इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है? log n बेस 5/4, है ना, +1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट एट 1 लेवल। हर लेवल पर each level our total cost is n. So the total cost will be the cost at each level, because it is same. At each level the cost is same. It will be multiplied with the number of levels. And again the time complexity will be what? n log n, 5/4. Similar, just similar with to the previous case. That's it. This is the final solution of this problem. Right? इस तरह से आप एक एक करके रिकर्शन ट्री को सॉल्व करेंगे। अब तो दो एग्जांपल मैंने लिए, इन दो एग्जांपल से दो टाइप के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाएंगे। पहली जिसमें कि दो सब प्रॉब्लम में, दो या दो से ज्यादा सब प्रॉब्लम में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हर सब प्रॉब्लम का साइज जो होता है वो सेम रहता है, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम हमने कौन सी ली? जिसमें हमने दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया, लेकिन जो सब प्रॉब्लम्स हैं उनका साइज हमने अलग अलग लिया, ठीक है बेटा। तो अब बिल्कुल एग्जैक्टली इसी चीज को हम एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। अब हम किस तरह की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे? जहां पर हो सकता है, अभी तक हमारा क्या था कि हर लेवल पर कॉस्ट हमारी सेम आई। अब हम वो केसेस भी डिस्कस करेंगे जहां पर हमारी हर लेवल की कॉस्ट अलग अलग भी आ सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। देखिए AKTU 21-22 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन इसलिए मैंने क्लास में इंक्लूड किया है ताकि आपका PYQ भी कवर हो जाए और आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बन जाए कि ये किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं वही बात रिपीट करूंगी बेटा, लेक्चर देखते देखते आप पेपर पेन लेके साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। तो क्या है मेन प्रॉब्लम क्या है? Tn इज इक्वल टू 3Tn/4 प्लस n², ठीक है। अब हम अगर इसे रिकर्शन ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम इसका ट्री बनाएंगे, है ना। बनाइए ट्री।
3 का जो रूट होगा बताइए वो क्या होगा, n स्क्वायर। क्या बताया था मैंने, cn स्क्वायर, द रूट विल बी cn स्क्वायर। ये जो fn है दैट fn विल बी आर रूट ऑफ द रिकर्शन ट्री। ठीक, अब c क्या है इसमें, c इज अ कांस्टेंट। जब भी कोई fn की बात कर रहे हैं c जो है वो कांस्टेंट है और n स्क्वायर एक टर्म है जो इसके साथ लगा हुआ है, तो दिस इज आर रूट ऑफ द ट्री, राइट। अब हम लेफ्ट साइड ड्रॉ करेंगे और राइट साइड ड्रॉ करेंगे और थोड़ा सा इधर बना लेते हैं इसको। दिस इज n स्क्वायर and 2 सब ट्रीज विल बी देयर, राइट। अब देखिए दूसरे पहले सब कितनी प्रॉब्लम्स है, 3 सब प्रॉब्लम्स है। देखिए 3tn/4, यहां पर सब प्रॉब्लम कितनी है, 3 है, तो इसकी 3 सब प्रॉब्लम्स हमें बनानी है। तो देखिए cn स्क्वायर की 3 सब प्रॉब्लम्स हम बनाएंगे। पहली सब प्रॉब्लम कैसे बनेगी बेटा, tn/4। देखिए पहली सब प्रॉब्लम क्या है, n/4, मतलब हर बार सब प्रॉब्लम का जो साइज है वो सेम है। ये बात हमें समझ में आ गई। क्या है ये प्रॉब्लम कि इसमें हमें 3 सब प्रॉब्लम बनानी है और तीनों सब प्रॉब्लम्स का जो साइज है वो क्या रहेगा, n/4 रहेगा। तो अब हम क्या यहां पर n/4 लिख दें, नहीं, क्यों, क्योंकि जो रूट का टर्म है वो स्क्वायर की फॉर्म में है। तो रूट पे जो टर्म होता है एग्जैक्टली उसी टर्म की फॉर्म में हमें उसके सारे सब फॉर्म्स लिखने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे n/4 नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, n की जगह n/4 अगर हम लिखें, देखिए n स्क्वायर है तो हम n की जगह n/4 लिखते हैं, तो ये क्या आएगा, n की जगह मैंने n/4 लिखा तो ये क्या आया, n स्क्वायर अपॉन 16, राइट। इसमें अगर मैं n स्क्वायर, सी मेरे पास n स्क्वायर है तो मैं n की बजाय अगर n/4 लिखूं तो ये n/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या है ये n स्क्वायर अपॉन 4 4 जा 16। इज दिस क्लियर। तो मैंने क्या किया, cn स्क्वायर में n की जगह मैंने n/4 रखा तो क्या आया, n स्क्वायर अपॉन 16। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलिए करेक्ट। और साथ में क्या है c, तो c डॉट n स्क्वायर अपॉन 16। दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड। इस वाले स्टेप में भी क्या आएगा, c डॉट एग्जैक्टली सेम कॉस्ट c इंटू एन स्क्वायर अपॉन 16, और यहां भी सेम कॉस्ट आएगी c इंटू एन स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए, अब इसको हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3। ऐसे ही इसको 1 2 3, ऐसे ही ये फर्दर 3 सब प्रॉब्लम बनेंगी, है ना? करिए। अब स्क्वायर अपॉन 16 में n की बजाय मैंने क्या रखा, n/4। तो देखिए n की बजाय मैंने रखा n स्क्वायर अपॉन 16 है मेरे पास, n की प्लेस पे मैंने रखना है n/4। तो क्या हुआ बताइए, n स्क्वायर अपॉन 16 में n/4 रखा तो n स्क्वायर अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, सॉरी 16 मल्टीप्लाइड बाय 16, n/4 है तो n/4 का होल स्क्वायर और नीचे मल्टीप्लाइड बाय 16, ऐसे ही तो है ना। तो क्या हुआ ये n स्क्वायर अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय 16, दैट मींस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 256, राइट। दिस इज n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 256। See, so this happens to be n square divided by 256, है ना। अगेन यहां पर भी n square divided by 256, this is also n square divided by 256, this is also n square divided by 256, n square divided by 256। सेम रहेंगी सारी सब प्रॉब्लम क्योंकि सबका साइज सेम है। हम लेफ्ट साइड राइट साइड सबको कैलकुलेट करने के लिए n/4 ही रख रहे हैं, है ना। तो ये भी n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 256, ये भी n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 256, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 256 एंड सो ऑन, करेक्ट। चलिए अब यहां से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, आप इसको फर्दर भी कर सकते हैं लेकिन हम देखते हैं कि देखिए हमने 3 लेवल तो हमने फाइंड आउट कर लिए, लेवल 0 लेवल 1 लेवल 2, यहीं से हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी क्लियर हो जाएगी। अब टोटल कॉस्ट देखते हैं क्या आ रही है। चलिए अब पहले वाले लेवल पर, इस लेवल पर चेक करते हैं, टोटल कॉस्ट बताओ क्या है, टोटल कॉस्ट इस लेवल पर टोटल कॉस्ट क्या है, cn स्क्वायर, है ना बेटा। देखो टोटल कॉस्ट इज cn स्क्वायर। अब इस वाले लेवल पर चेक करो टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, देखिए 3, देखिए यहां नीचे सबका 16 है तो 3/16 cn स्क्वायर, आई कैन राइट इट दिस वे, है ना।
कैसे? तीनों को ऐड कर दिया मैंने, तो 3/16 आ गया, और cn² मैंने, देखिए ये कॉमन टर्म की तरफ मैंने लिया है ताकि वो क्लैरिटी से हमें पूरा पैटर्न नजर आए। बिल्कुल यही चीज तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी करते थे कि जो टर्म है उनकी कॉस्ट को हम इस तरह से लिखें ताकि हमें एक प्रॉपर पैटर्न नजर आए, कि हम ये डिड्यूस कर पाए कि किस पैटर्न पे, किस सीक्वेंस में ये चल रही है, कैसे ये टर्म ग्रो कर रहा है ना। अब इधर देखिए ये क्या है, कितने कितने सब ट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/256, ये क्या है, 9 ऊपर टर्म आया, 9/256, तो इसका मतलब उसको 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। तो इसको क्या हम इस लेवल पर अगर हम सारी कॉस्ट को ऐड करें तो क्या हम उसे 3/16 का होल स्क्वायर cn² लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ये क्या हो गया, 3/16 का होल स्क्वायर cn²। तो देखो ये पैटर्न मुझे नजर आ रहा है। लेकिन अब एक और मजेदार बात है क्या, कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में हमने एक मेजर प्रॉब्लम को जब डिवाइड किया तो हर सब प्रॉब्लम का साइज तो सेम था, लेकिन जब हम डिफरेंट लेवल्स पर उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हर लेवल पर जो टोटल कॉस्ट है वो अलग आ रही है ना बेटा। तो अब जब ये टोटल कॉस्ट अलग आ रही है, तो अगर हम मान लीजिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, टोटल कॉस्ट हमारी सेम आ रही थी, तो जब टोटल कॉस्ट सेम थी तो हम नंबर ऑफ लेवल्स थे उसे मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना, तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल जाती थी। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, अब हमें क्या पता कितने लेवल्स पर ये किस तरह से, ये तो धीरे 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 करके रिड्यूस होगी, हमें क्या पता ये कहाँ जाके रुकेगा, है ना। अगर हम kth वैल्यू पर निकाल भी ले, हम ये माने कि k टाइम्स अगर kth लेवल पर मैं कॉस्ट की बात करूं तो इसकी जो जो वैल्यू रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, आगे आगे रिड्यूस होते होते हम इस, जैसे हमने पहले वाले प्रॉब्लम्स में किया था कि ये n डिवाइडेड बाय 16 की पावर में एक एक करके चलता जाएगा, लेकिन उससे हमारी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ लेवल से हम उसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो अब इसका मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी बेटा, सारी जितने भी लेवल पर कॉस्ट आ रही है उन सारी कॉस्ट को हमें आपस में ऐड करना पड़ेगा। चलिए इसको फर्दर आगे देखते हैं। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी बताओ, क्या बनी टोटल कॉस्ट, अभी तक सेम कॉस्ट थी, अब क्योंकि हर लेवल की कॉस्ट अलग है तो पूरे ट्री की कॉस्ट निकालने के लिए सारे लेवल्स की कॉस्ट को हमें एक एक करके ऐड करना है। चलिए पहले क्या है cn², फिर 3/16 cn², तो इसकी फॉर्म में ऐसे ऐसे करके ये चल रही है। चलिए देखते हैं क्या आया, cn² प्लस 3/16 cn² प्लस 3/16 का होल स्क्वायर cn² एंड सो ऑन, है ना। कब तक भाई, हाइट ऑफ द ट्री। अब वो हाइट ऑफ द ट्री निकालने की हमें क्या जरूरत है ना, क्योंकि उसका हम डायरेक्टली एप्लीकेशन तो कोई कर नहीं सकते, तो कोई ऐसी सी कोई सीरीज हमारी निकल के आई। अब इसमें हम क्या करेंगे, cn² को मान लीजिए हम कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो क्या करें, 1 प्लस 3/16 प्लस 3/16 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस एंड सो ऑन, ये इस तरह से चलता जाए। अब देखो बेटा, अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं, मैं टीएन की बात करूं, तो टीएन में हम हमेशा एसिम्प्टोटिक नोटेशन के हिसाब से लेते हैं, हम अप्रोक्सीमेटेड अपर बाउंड मान के चलेंगे। ये cn² हो गया, और ये मुझे पता है कि ब्रैकेट में जो भी टर्म है ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, है ना। 3/16 का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे 16 है तो नीचे वाला टर्म ज्यादा ग्रो करेगा ऊपर वाले के कंपैरिजन में, तो ये छोटा छोटा होता चला जा रहा है ना, ये छोटा होता जा रहा है। तो हम इसको, दो तरीके हैं इसे सॉल्व करने के या रिप्रेजेंट करने के, क्या कि हम ये मान के चलते हैं कि ये 1 के प्लस में ये सारी की सारी वैल्यूज हैं जो कि 1 से छोटी ही आएंगी, राइट। ये जो वैल्यू है ये धीरे धीरे 1 से छोटी ही आएंगी। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन देखूं तो मैं पूरे इस टर्म को रिड्यूस करके या तो 1 मान लूं कि भाई 1 प्लस बहुत 1 प्लस समथिंग वेरी स्मॉल, दैट मींस इट कैन बी अज्यूम्ड टू बी 1। एक तो इसका ये डायरेक्ट तरीका है ना। एक कई जगह बहुत सारे अलग अलग इंप्लीमेंटेशंस आप देखेंगे, उसमें क्या करते हैं कि भाई आपको ये जीपी सीरीज दिख रही है, और द फर्स्ट मेथड इज दिस वन। या दूसरा क्या है कि आप एक जीपी सीरीज आपने पढ़ रखी है, इनफाइनाइट जीपी सीरीज, हम इसको मान के चलते हैं क्योंकि हमें नहीं पता ये कहां तक जाके रुकेगी, तो हम ये मानते हैं कि धीरे 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 ये रिड्यूस होती चली जाएगी। अब जब जीपी सीरीज, इनफाइनाइट जीपी सीरीज की मैं बात करूं, तो अब यहाँ पर वो जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लीजिए आपकी जो जीपी है वो किस तरह से ग्रो कर रही है, 1 प्लस
AR प्लस AR स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट अप टू इनफाइनाइट। अगर मुझे इसे ऐड करना है तो जो सम होता है जीपी का वो क्या होता है बेटा, A अपॉन 1 माइनस, ये फॉर्मूला होता है ना। और ये किस केस में होता है, जब R की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है ना, फ्रैक्शन में होती है। तो R की वैल्यू जब लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूले से भी अगर हम इसमें अप्लाई करने की कोशिश करें तो हमारा जो गिवन है वो R की वैल्यू क्या है, 3/16 है ना। तो हम यहाँ पर इसके हिसाब से भी कैलकुलेट करने की कोशिश कर लेते हैं। भाई अपने अप्रोक्सीमेशन से तो हमने बता ही दिया कि 1 प्लस बहुत स्मॉलर वैल्यूज होंगी जिनको हम अप्रोक्सीमेटली 1 मान सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास CN स्क्वायर का टर्म है। CN स्क्वायर से ज्यादा इसके आगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू नहीं होगी, कम ही होगी, है ना। तो अब क्या करें, CN स्क्वायर हमारे पास पहले से है, मल्टीप्लाई। अब इस मल्टीप्लीकेशन में A अपॉन 1 माइनस आर रखा। A की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है 3/16 है ना। ये क्या आया, CN स्क्वायर इंटू 16/30। बताइए यही वैल्यू आई, 16 ऊपर आ गया, यहाँ पर 13 आ गया, है ना। तो ये क्या है, ये तो एक कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ CN स्क्वायर, और यू कैन से ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड, है ना। क्या किया हमने, एक बार फिर से देखिए। जब हम रिकर्शन ट्री ड्रॉ कर रहे हैं तो रिकर्शन ट्री ड्रॉ करते हुए हमने ऑब्जर्व किया कि हर लेवल की जो कॉस्ट है वो अलग आ रही है, और अलग के साथ साथ आपको इस तरह से उसको रिड्यूस करना है कि आपको उसका प्रॉपर पैटर्न समझ में आ जाए, ताकि जब आप उन कॉस्ट को आपस में ऐड करें तो आपको एक सीरीज बनती हुई नजर आए। 99.99 केसेस में आपको ये पूरा पैटर्न क्लियरली नजर आएगा, ठीक है। बहुत सारे AKTU में पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर ये पैटर्न नहीं बनेगा तो इस सीरीज को आप डायरेक्टली सॉल्व कर भी नहीं सकते, ठीक है बेटा। तो हमेशा हर क्वेश्चन में एक पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके हिसाब से सारी कॉस्ट को ऐड कर देना है। तो अभी तक का हमारा क्रक्स क्या हुआ कि अगर हर लेवल पर कॉस्ट हमारी सेम आई तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ लेवल्स निकालने हैं, K की वैल्यू निकाल के, और कॉस्ट एट ईच लेवल से उसे मल्टीप्लाई करके फाइनल कॉस्ट बता देनी है। लेकिन अगर हर लेवल पर कॉस्ट अलग अलग आती है तो हमें हर लेवल की कॉस्ट को फाइनली आपस में ऐड करके टोटल कॉस्ट को जनरेट कर देना है, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये क्वेश्चन अभी मैंने 21-22 लिखा हुआ है, लेकिन पुराने जो AKTU के पेपर्स हैं वहां भी ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। या देखिए, मान लीजिए सेम क्वेश्चन नहीं भी आया तो यहाँ n स्क्वायर की जगह n दे देंगे, या यहाँ 3 की जगह 2 दे देंगे, या n/4 की जगह n/4, n/2, n/8, एनीथिंग। These values can be changed. The value of a, b function can be modified. उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट जो होती है वो अलग अलग कैलकुलेट हो जाती है। आपको बस इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझनी है कि हम रिकर्शन ट्री को ड्रॉ कैसे करते हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए देखिए, अब ये देखिए बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AKTU में 1920 में आया है, और उसके पहले भी ये मैंने लेटेस्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन यहाँ डाले हैं इसलिए ये नजर आ रहा है, उसके पहले भी ये कई बार रिपीट हो चुका, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए चलिए, अब इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, इसको पहले एनालाइज करते है ना। इस क्वेश्चन को एनालाइज कर लो। अब इसके क्वेश्चन को जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि भाई एक जो मेजर प्रॉब्लम है उस मेन प्रॉब्लम को हमने 3 सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया है, करेक्ट। एक जो मेन प्रॉब्लम है उसको 3 सब प्रॉब्लम में हमने डिवाइड किया है ना। तो अब जो मेजर प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको जो सब प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसका रिकर्शन ट्री ड्रॉ करते हैं। चलिए करिए, देखिए एन, दूसरा पेन लेते हैं, दिस इज योर एन मेजर प्रॉब्लम, एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 सब प्रॉब्लम्स, करेक्ट। थोड़ा और खुला खुला ड्रॉ करेंगे। n इज डिवाइडेड इनटू 3 सब प्रॉब्लम। पहली वाली जो सब प्रॉब्लम है उसका साइज है n/2। देखिए ये जो n था इसको मैंने ट्री का रूट बना दिया है ना, n को मैंने ट्री का रूट सेट किया। उसके बाद मैंने n/2, यहां पर मैंने क्या रखा n/4, और यहां पर आ गया n/8। तो इसका मतलब जो एक सब प्रॉब्लम है n, देखिए हमेशा ये नहीं सोचना कि ये किस तरह से डिवाइड किए, कैसे डिवाइड किए। आपको जो रिकरेंस रिलेशन दिया है आप उसके हिसाब से उसका ट्री बनाना स्टार्ट कर दीजिए, आपको इसके अलावा कोई थॉट नहीं देना, ठीक है बेटा। जो सब प्रॉब्लम का साइज मेंशन्ड है उसके हिसाब से आपको रिकर्शन ट्री ड्रॉ करते चले जाना है। चलो अब देखो,
इसके भी 3 सब ट्री बनेंगे, है ना, इसके भी 3 सब ट्री बनेंगे और ये भी 3 सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो। बस अब इनकी वैल्यूज को कंप्यूट कर लो। क्या आई वैल्यू बताओ, n/2 ये पहले से है। अब हमें क्या है, जो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे n की जगह क्या रखना है, n/2। जो मिडिल वाला है उसे कैलकुलेट करने के लिए n की जगह रखना है n/4 और जो राइट चाइल्ड है, जो राइट मोस्ट चाइल्ड है उसे कैलकुलेट करने के लिए मुझे रखना है n की जगह n/8। बस हर एक नोड में n की वैल्यू को यहां से सब्स्टिट्यूट कर करके हम इनके चिल्ड्रन की जो वैल्यूज होती है उन्हें फाइंड आउट कर लेंगे। करिए, क्या आया, n की जगह क्या रखूं, n/2, तो क्या ये n की जगह n/2 n/4 हो गया, n/2 पहले से था, है ना। अब बीच वाले के लिए क्या करें, n की जगह क्या रखें, n/4, तो क्या हो गया n/8। मुझे लगता है सीधा सीधा समझ में आ ही रहा होगा। अब राइट वाले में क्या है, n/8 रखो, तो ये हो गया n/16। अब अगेन n/4 में n/2 रखें तो क्या आया, n/8, n/4 रखें तो n/16 और n/8 रखें तो n/32। क्यों, क्योंकि 4 8 जा 32। अब देखिए n/8 में n/2 रखें तो n/16, n/8 में n/4 रखें तो n/32, ये कॉस्ट आई, और n/8 रखें तो n/60, ये कॉस्ट है। आप चाहें तो इसे आगे भी कैलकुलेट कर लें, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि आप थर्ड लेवल तक आते आते आपको इसकी जो क्लियर पिक्चर है वो दिखने लगती है। चलिए जरा देखिए जरा क्या पैटर्न नजर आता है, देखते हैं बेटा। अब देखो, अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें, यहां लिखते हैं टोटल कॉस्ट, किसकी कॉस्ट, लेवल वाइज कॉस्ट। यहां पर क्या कॉस्ट आ रही है आपकी, n। इस पर्टिकुलर लेवल पर कॉस्ट क्या है, n। ठीक, अब इसके नेक्स्ट वाले लेवल पर देखो, अब नेक्स्ट वाले लेवल को देखो, ये है n/2, ये है n/4 और ये है n/8। लो एलसीएम 8, तो यहाँ क्या आ गया 4n, है ना, प्लस 2n प्लस n, तो क्या वैल्यू आई, 4 + 2 6 + 1 7, तो इसका मतलब क्या आया, ये 7n/8, है ना। हमने क्या किया, इन तीनों कॉस्ट को यहाँ पर आपस में ऐड कर दिया। चलिए इस तरह से हम कॉस्ट को ऐड कर रहे हैं, ठीक बात है, करो। तो यहाँ क्या आ गया, ये क्या पैटर्न हमारा बना, 7/8n, ठीक बात है, ये हमारी कॉस्ट है। चलिए अब इसी तरह जब हम अगले वाले लेवल पर चलेंगे तो देखिए यहाँ पर लार्जेस्ट टर्म कौन सा है, 64 है ना। तो 64 के हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा जब आप इन्हें सबको ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट लेवल पर कॉस्ट क्या मिलेगी, मैं बेटा डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप पेपर पेन पे जब इसे सॉल्व करें आप इन सबको ऐड करके एक बार चेकआउट कर लें, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट आएगी वो 7/8 होल स्क्वायर n बन जाएगी, है ना। क्या बनेगी, 7/8 का होल स्क्वायर, 7/8 होल स्क्वायर n, दैट मींस ऊपर आएगा 49 ऐड होके और नीचे जो लार्जेस्ट वैल्यू है ऑलरेडी आपकी 8 है, तो 8 8 जा 62। इस तरह से यही पैटर्न आपका चलेगा एंड सो ऑन। तो देखिए बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, वही फॉर्म बन गई। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि 3 सब प्रॉब्लम बनाई है, तीनों का साइज अलग अलग है और जो टोटल जो रूट है ट्री का वो n दिया हुआ है, लेकिन जब हम इसे अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो बात वही आ गई क्या, कि हर लेवल की कॉस्ट हमने टोटल फाइंड आउट की और जो टोटल कॉस्ट होगी उसको हम कैसे निकालेंगे। आप देखिए, आप लेवल की हाइट निकाल भी लेंगे तो वो बहुत ज्यादा हेल्प तो हमें करेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे आएगी टोटल कॉस्ट, बताओ, करो कैलकुलेट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ कॉस्ट एट ऑल लेवल्स, है ना। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सम ऑफ कॉस्ट और एट ऑल लेवल्स, जितने भी लेवल हैं उन सबकी कॉस्ट को ऐड कर दो। क्या आई, सबसे पहली कॉस्ट क्या थी, देखिए पहली थी n, फिर 7/8n, फिर 7/8 होल स्क्वायर n, दिस वे वी विल प्रोसीड। तो tn, टोटल कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड एज tn इज इक्वल टू n प्लस 7/8n प्लस 7/8 होल स्क्वायर n प्लस आगे आएगा 7/8 whole cube n and so on. This is how we will generate these terms. Then अब पहले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, n कॉमन लेंगे,
1 प्लस 7/8 प्लस 7/8 होल स्क्वायर प्लस 7/8 होल क्यूब एंड सो ऑन। तो बिल्कुल पहले की तरह कर सकते हैं कि भाई अगर मैं देखूं कि ये जो टर्म है ये अप्रोक्सीमेटली 1 से हमेशा छोटे रहेंगे तो मैं इसको इक्वलेंट टू 1 मान सकती हूँ पूरे टर्म को। या तो आप ऐसे करें या फिर आप जीपी सीरीज के हिसाब से इसका समेशन निकाल दें। कैसे कि टी एन इज इक्वल टू एन इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 माइनस आर, कि हम ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज को अज्यूम कर लें और इसके फॉर्मूले में इसके वैल्यूज को पुट कर दें। तो ये कुल मिला के जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू जनरेट होगी फाइनली वो क्या होगी, टी ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन। कुल मिला के एक कांस्टेंट ही प्रोड्यूस होगा और जो फाइनल रिकरेंस की वैल्यू आएगी वो ऑर्डर ऑफ एन की फॉर्म में ही आएगी क्योंकि यही डोमिनेंट टर्म। ठीक है बेटा, इस तरह दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप जब इसको सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, प्रैक्टिस वाला टॉपिक है, ये जितने भी सम्स मैं करा रही हूँ इनको अपने हाथ से आप कर करके प्रैक्टिस करके देखिएगा। चलिए, अब ये अगला है, इसे एक बार सॉल्व करके देखते हैं। ये देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, ये पहले 20-21 में सेम क्वेश्चन आया था, 22-23 में भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया। बेटा देखो, सेम क्वेश्चन आए या ना आए लेकिन तरीका एक ही है ना, पैटर्न एक ही है। पैटर्न क्या है कि यहाँ पर एक कॉस्ट है, अगेन टोटल कॉस्ट क्या है एन स्क्वायर, बनाइए ट्री। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी मैं करा रही हूँ। एन स्क्वायर इज योर टोटल कॉस्ट और दो सब प्रॉब्लम में हमने इसे डिवाइड किया। पहली सब प्रॉब्लम का साइज है n/4 और दूसरी सब प्रॉब्लम का साइज है n/2। अब ये क्या कहता है जी, दो सब प्रॉब्लम बनाई, एक का साइज है n/4, एक का साइज है n/2। ये ध्यान रखना है कि जो पहली वाली सब प्रॉब्लम दी होगी उसको लेफ्ट में रखना है, जो राइट वाली सब प्रॉब्लम है उसको राइट। ठीक है, इस तरह से आपको ट्री ड्रॉ करना है। चलिए, अब अगेन इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड कैलकुलेट करेंगे, इसके भी लेफ्ट और राइट चाइल्ड कैलकुलेट करेंगे। करिए, इस साइड में अब ये देखिए एन स्क्वायर है, ये देखिए गलती करी हमने, क्या यहाँ पर एन स्क्वायर है तो हम एन की जगह n/4 रखेंगे। एन स्क्वायर में हमें क्या करना है, एन की जगह हमें n/4 रखना है, तो दैट मीन्स n/4 का होल स्क्वायर। तो क्या आया ये एन स्क्वायर अपॉन 16। इस चीज का बेटा याद रखना है। चलिए क्या हुआ, तो दिस इज एन स्क्वायर अपॉन 16। दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड इट। एन की जगह हमने क्या रखा n/4, यहां मैं लिख देती हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। पुट n/4 या आप कह सकते हैं n इज इक्वल टू n/4। तो यहां पर लेफ्ट चाइल्ड कैलकुलेट करने के लिए n स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होगा, n/4 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिखा, n स्क्वायर अपॉन 16। यहां से ये वैल्यू जनरेट हुई। ठीक, अब इधर देखिए n की जगह क्या रखा n/2, तो क्या आ गया n स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि n/2 रखा तो n स्क्वायर अपॉन 4 जनरेट हुआ। क्लियर। चलिए अब फर्दर देखिए, इसके दो चाइल्ड और इसके भी, है ना। एन स्क्वायर अपॉन 16 में आप n की जगह क्या रखेंगे n/4, n की जगह रखो n/4। देखो एन स्क्वायर अपॉन 16 में इन प्लेस ऑफ n आपने क्या रखा n/4, तो n स्क्वायर तो ऐसे ही रह गया और ऊपर 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो ये हुआ 16 मल्टीप्लाइड बाय 16, दैट मींस n स्क्वायर अपॉन 256। सी, n स्क्वायर अपॉन 16 में n की प्लेस पे आपने रखा n/4, है ना, तो ये n स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर मतलब 16, तो नीचे 16 मल्टीप्लाई हुआ तो n स्क्वायर अपॉन 256। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो क्या होगा n स्क्वायर अपॉन 256, दिस इज द वैल्यू। करेक्ट। अब देखिए, अब यहां पर क्या आया बेटा, n स्क्वायर अपॉन 16, ये वैल्यू है। राइट साइड में हमें कैलकुलेट करने के लिए n की जगह क्या रखना है n/2, तो देखिए n स्क्वायर अपॉन 16 में n की जगह n/2 रखो तो क्या होगा n/2 का होल स्क्वायर इंटू 16, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आया n स्क्वायर अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो क्या आया 64, है ना, n स्क्वायर अपॉन 64। तो क्या आ गया यहाँ पर n स्क्वायर अपॉन 64। दिस इज हाउ दीज वैल्यूज आर कैलकुलेटेड। आप एक तरफ कैलकुलेट करके देख लें ताकि कहीं आपको मिस्टेक ना आ जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने गलती कर दी तो जो जनरल सोल्यूशन आप बनाएंगे वहां पर 100% मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इधर देखिए एन स्क्वायर अपॉन 4, इसमें क्या करना है एन स्क्वायर अपॉन 4 को आपको n/4 रखना है ना,
तो n बाई 4 में रखिए n की जगह, तो n स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, 4 4 जा 16 इंटू 4, तो क्या आया ये n स्क्वायर अपॉन 64। ठीक है, n स्क्वायर बाय 4 में n की प्लेस पर हमने लेफ्ट साइड कैलकुलेट करने के लिए n बाय 4 रखा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। राइट, अब देखिए राइट चाइल्ड को कैलकुलेट करने के लिए n की जगह क्या रखना है, n बाई 2, 2 मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4 और 4 4 जा 16, तो ये क्या आया n स्क्वायर अपॉन 16, है ना। देखिए चेक कर लेते हैं, n स्क्वायर अपॉन 4 और n की प्लेस पे हमें रखना है n बाई 2, तो n बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है 4, n स्क्वायर अपॉन 4, अब इसकी जगह n बाई 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट मीन्स n स्क्वायर अपॉन 6। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज कैलकुलेटेड। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या हमें कोई पैटर्न मिला, क्योंकि देखिए 3 लेवल तक तो हम आ गए, है ना। बिल्कुल ऐसा ही आगे हम जब इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो ऐसे ही ये वैल्यूज आगे ग्रो करती चली जाएंगे। चलिए देखते हैं, टोटल कॉस्ट जब ऊपर के लेवल पर हम चेक कर रहे हैं तो क्या आई, यहाँ पर कॉस्ट कितनी है, इस लेवल की कॉस्ट कितनी है n स्क्वायर, है ना। इस लेवल को ऐड करो, क्या कॉस्ट आई, कैलकुलेट करिए क्या कॉस्ट आई, बनिए देखिए क्या है, n स्क्वायर अपॉन 16 प्लस n स्क्वायर अपॉन 4, कॉमन लीजिए 16, है ना, n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, क्या आई 5 बाई 16 n स्क्वायर। करेक्ट, इस वाले लेवल पर जो टोटल कॉस्ट आई वो क्या आई हमारी 5 बाई 16 n स्क्वायर। तो चलिए ये कॉस्ट हम इस लेवल की टोटल कॉस्ट की प्लेस पर लिख देते हैं, 5, दिस इज योर 5 बाई 16 n स्क्वायर। राइट बेटा, अब चलिए अब इस वाले लेवल पर चेक करते हैं क्या टोटल कॉस्ट है, सारी कॉस्ट को आपस में ऐड कर दो, क्या आया ये n स्क्वायर अपॉन 256 प्लस n स्क्वायर अपॉन 64 प्लस n स्क्वायर अपॉन 64 प्लस n स्क्वायर अपॉन 60, है ना। लो कॉमन क्या है 256, क्या आया n स्क्वायर प्लस ये क्या वैल्यू है 4, 4n स्क्वायर, 4 ही है, हाँ 4n स्क्वायर प्लस this is again 4n square plus this is 16n square, है ना। तो ये क्या आया देखिए 16 प्लस 4 20, 24 25, तो ये आया 25 अपॉन 256 n स्क्वायर। देखिए पैटर्न मिल गया हमें, दिस कैन बी रिटन एज 5 अपॉन 16 होल स्क्वायर स्क्वायर, सी, है ना। देखिए बिल्कुल पहले वाले की तरह। तो अब इस चीज को इरेज कर रही हूं मैं, आप इसको कॉपी पेन पे अगेन सॉल्व करके चेक कर लें कैसे ये जनरेट हुआ। तो अगेन एट दिस पर्टिकुलर लेवल वी विल फाइंड 5 बाई 16 होल स्क्वायर एन स्क्वायर, राइट बेटा, एंड सो ऑन। जब हम आगे ग्रो करेंगे तो नेक्स्ट लेवल पर ये जो कॉस्ट आएगी ये आएगी 5 बाई 16 होल क्यूब एन क्यूब, सॉरी एन स्क्वायर, 5 बाई 16 होल क्यूब एन स्क्वायर। तो बस अब आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एज यूजुअल जितनी भी कॉस्ट है उन सबको ऐड कर देंगे। तो टी एन क्या आई हमारी, पहले लेवल पर एन स्क्वायर प्लस दूसरे लेवल पर 5 बाई 16 एन स्क्वायर प्लस तीसरे लेवल पर 5 बाई 16 का होल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, राइट। तो क्या एन स्क्वायर हमने यहां से कॉमन लिया, इक्वल टू एन स्क्वायर इज टेकन कॉमन 1 प्लस 5 by 16 plus 5 by 16 whole square plus and so on. Again this term is approximately can be taken as 1, or on with the using another method you can use it as a addition to a GP series. So 1 upon 1 minus 5 by 16, A upon 1 minus R. So that means your Tn is equal to big O of n square. This is how you will calculate. ओके बेटा, तो ये 5 मार्क्स में 10 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं पीटीयू में। दिस वाज द प्रॉब्लम, फाइन।
तो अभी तक हमने क्या समझा कि जब हम रिकर्शन ट्री बनाते हैं तो रिकर्शन ट्री बनाने के लिए हमें धीरे धीरे ट्री को डिराइव करना है। सबसे पहला काम हमारा है ट्री को डिराइव करना है। ट्री को बनाने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना है ट्री का रूट क्या है, जो हमेशा fn की वैल्यू हमें लेनी है। जो रूट पर n की पावर है उस पावर के हिसाब से ही उसके चिल्ड्रन की पावर कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो इसका सब प्रॉब्लम का साइज है वो n/4 है तो यहाँ पर आप n² की टर्म पे ही उसको लिखेंगे n/4, है ना। खाली n/4 लिखेंगे तो सारी की सारी बात आपकी गलत हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो क्योंकि आप कॉस्ट की बात कर रहे हैं। अब कौन कौन से केसेस पढ़े हमने जिसमें हम 2 या 2 से ज्यादा सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं और हर सब प्रॉब्लम का साइज सेम होता है, पहली टाइप की प्रॉब्लम। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम क्या है, जहां पर हम 2 या 2 से ज्यादा सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं लेकिन सब प्रॉब्लम का साइज अलग अलग होता है। अब केसेस कौन कौन से बनते हैं, कोई भी चाहे सेम साइज की प्रॉब्लम्स हो चाहे डिफरेंट साइज की प्रॉब्लम्स हो, एक केस वो आएगा जिसमें हर लेवल पर आपकी कॉस्ट सेम आएगी। तो वहां पर आप क्या करेंगे, जनरलाइज्ड मैनर में kth लेवल पर सब प्रॉब्लम का साइज अज्यूम करेंगे पैटर्न के हिसाब से और k की वैल्यू निकाल के नंबर ऑफ लेवल्स फाइंड आउट करेंगे और एक लेवल पर जो कॉस्ट आई उसे नंबर ऑफ लेवल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हर लेवल पर कॉस्ट अलग अलग आती है तो फिर आप उस कॉस्ट को ऐड करेंगे और एक सीरीज को जनरेट करने की कोशिश करेंगे और वहां से आप एसिम्प्टोटिकली एक पर्टिकुलर रिकर्शन ट्री की एल्गोरिथम को की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको एसिम्प्टोटिक नोटेशन की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो मुझे लगता है कि रिकर्शन ट्री मेथड की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब देखते हैं। अब कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर रखी हैं क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है कि बैकवर्ड सब्सिट्यूशन। अब ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सॉल्व रिकरेंस। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन मतलब एक बार ऐसा लिखा हुआ आया था कि आइटरेटिव या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि लॉगिन टर्म्स अगर दिए हैं तो लॉगिन टर्म्स में किस तरह की मल्टीप्लिकेशन सीरीज बनेगी, तो ये एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है और इसमें एक नया कंसेप्ट है जो मुझे आपको बताना था, इसलिए मिक्स प्रॉब्लम्स में मैंने इस प्रॉब्लम को यहाँ पर ऐड किया है। सब्स्टिट्यूशन का जो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करने का मैंने आपको शायद 2 लेक्चर पहले मैं वो आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसी का एक रिविजन प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा, वो आपको फॉलो करना है। तो देखिए एक बार देखते हैं। चलिए रिकर्शन ट्री मेथड में जो था वो अभी तक मैंने आपको बताया, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो मुझे डिस्कस करनी थी, दैट इज व्हाई आई हैव पुट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर। चलिए देखिए, तो टीएन अगर मैं मानूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हम इसे सॉल्व करें बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहते हैं या आइटरेटिव सब्स्टिट्यूशन भी जिसे कहते हैं, आइटरेटिव मेथड लिखा है तो भी आपको यही करना है, आपको ध्यान रखना है। आपको कोई डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड का है तो भी आपको यही वाला प्रोसेस यूज करना है और अगर आपको कोई आइटरेटिव सब्स्टिट्यूशन का है तब भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। ठीक है, कैसे करेंगे, tn इज इक्वल टू t ऑफ n माइनस 1, इधर की तरफ लिखते हैं, tn इज इक्वल टू t ऑफ n माइनस 1 प्लस log n, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, ये बेटा हमारी इक्वेशन 1 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि भाई एक एक करके हम किसी भी सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सब प्रॉब्लम को रिड्यूस करके उसी की टर्म में अब हम क्या नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे, tn माइनस 1 और tn माइनस 1 की टर्म में हम tn को लिखेंगे, है ना। कैसे, तो अब हमें कैलकुलेट करना है tn माइनस 1। ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, इस मेन वाली इक्वेशन 1 में n की जगह क्या लिखूं, n माइनस 1। तो क्या करेंगे, n tn माइनस 2 प्लस log n माइनस 1, है ना। मैंने क्या किया, t की n की जगह मैंने n माइनस 1 प्लेस कर दिया इसमें। अब ये जो tn माइनस 1 है इसकी वैल्यू को उठा के मैंने यहां रख देना है ना। क्या करें, अब क्या है इक्वेशन tn, ये जो सेम इक्वेशन बनी ये क्या बनी, tn इज इक्वल टू tn माइनस 1 की वैल्यू क्या है बेटा, tn माइनस 2 प्लस log n माइनस 1, ये मैंने कंप्यूट किया अभी, log n माइनस 1, ठीक है। और ये पूरी बंद करके ऊपर था हमारा प्लस log n, करेक्ट। तो क्या आया, tn इज सेड टू बी t ऑफ n माइनस 2 प्लस log n माइनस 1 प्लस log n, है ना। दिस इज आवर इक्वेशन 2 फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी तरह अगर मैं इसको आगे प्रोसीड करूं तो tn माइनस 3 की टर्म में अगर मैं यहाँ लिखूं एंड सो ऑन, अब तो अगर मैंने दोबारा से 3 की टर्म में लिखा तो ये क्या आएगा, tn माइनस 3 n माइनस 2 की टर्म को कैलकुलेट करके अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगा, n माइनस 3 प्लस
log n minus 2 plus log n minus 1 plus log n. दिस इज आवर इक्वेशन 3. तो अब अगर मैं इसे जनरलाइज करूं तो kth लेवल पर जाके kth टर्म अगर मैं k टाइम्स इस प्रोसेस को रिपीट करूं तो जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, Tn इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए फर्स्ट टाइम 1 था, सेकेंड टाइम पे Tn माइनस 2 था, थर्ड टाइम पे n माइनस 3 था, तो k टाइम पे n माइनस k होगा, है ना. इसकी वैल्यू क्या बनेगी, जनरल वैल्यू T ऑफ n माइनस k. और यहां देखिए क्या है, लॉग अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 था, तो अगर मैं यहाँ पर k मानूं तो लॉग में k माइनस 1 आएगा. सीधी सीधी बात समझ में आ रही है भाई. देखो थर्ड टाइम पे दिस इज थर्ड टाइम, है ना. कैसे मानेंगे, दिस इज थर्ड टाइम इन थर्ड केस, राइट, एंड दिस इज सेकंड केस. दिस वाज योर फर्स्ट केस, सॉरी this was not the first case, this was the first case, this is the second case, yes correct, this is the second case and this is the third case, correct. तो देखो बेटा जब हम जनरल सॉल्यूशन की तरफ चले तो जनरल सॉल्यूशन में यहाँ पर थर्ड टाइम n माइनस 3 आया ना, तो kth टाइम पर n माइनस k आएगा, करेक्ट. प्लस लॉग में यहां से एक वैल्यू कम आ रही है, तो लॉग में मैं क्या लिख सकती हूँ, लॉग ऑफ n माइनस k माइनस 1, देखो है ना, n माइनस k माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ n माइनस k माइनस 2 प्लस अप टू log n, है ना, लास्ट मेथड. तो दिस इज द जनरल इक्वेशन दैट वी हैव फाउंड आउट. अब इस जनरल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो चलिए यहां से देख लेते हैं क्या वैल्यू आई, इस वैल्यू को आगे सॉल्व करते हैं. तो क्या वैल्यू जनरेट हुई हमारी, Tn इज इक्वल टू T ऑफ n माइनस k प्लस log n माइनस k माइनस 1 प्लस log n माइनस k माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू log n, है ना. अब हम यही काम कब तक रिपीट करते हैं, जब तक ये जो प्रॉब्लम का साइज है ये जीरो ना हो जाए. सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम में जब हम डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं तो हम जीरो के लिए इसको हैंडल करते हैं, है ना. इसी तरह जैसे ये प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है इसमें n की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए ये फंक्शन है और n की वैल्यू जीरो पर Tn की जो वैल्यू है वो 1. ठीक है बेटा. चलिए अब यहां पर क्या होगा देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो रखेंगे, इसकी वैल्यू को हमें जीरो रखना है. तो क्या करें, n माइनस k या पुट n माइनस k इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स k इज इक्वल टू n. ये फाइंड आउट कर लिया हमने, है ना. तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी जनरल इक्वेशन है इसमें हम k की वैल्यू को n पुट करेंगे. तो t क्या है, t ऑफ n इज इक्वल टू t ऑफ n माइनस n, ये तो जीरो आ गया, t ऑफ जीरो प्लस लॉग n माइनस, अब देखो n माइनस n प्लस 1, तो ये क्या बना, n माइनस n, ये तो n हो गया, ये भी n से n कैंसिल, तो ये क्या बना, log 1 रह गया, प्लस ये क्या है, log, तो डायरेक्टली लिख रही हूं मैं, log 1, दिस इज प्लस log 2 प्लस log 3 एंड सो ऑन अप टू log n. ये टर्म बन गया. तो अब देखिए इसकी वैल्यू तो हमारी बेस कंडीशन पे चली गई, तो अब ये जो वैल्यू है ये हमें कंप्यूट करनी है. ये कैसे है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, दिस इज log 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n. देखिए सीधी सीधी बात है, क्योंकि log में जब हम इनको ओपन करते हैं तो 1 log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 इस तरह चलता है. तो ये क्या है, दिस इज रिटन एज log n फैक्टोरियल. यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको मुझे बताना था, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आज मैंने लिया है. अब ये देखिए, अगर इस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम में यहां तक आते आते आप फैक्टोरियल के टर्म पे आ गए, तो आपको ये समझना है कि ये जो फैक्टोरियल है, अब इसकी अपर बाउंड, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना. और जनरल सॉल्यूशन में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अगर किसी एल्गोरिथम की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर लेना, वर्स्ट केस का मतलब ऐसा केस जो बिल्कुल फेवरेबल नहीं है,
वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब अपर बाउंड ऑफ द टाइम, रनिंग टाइम का अपर बाउंड, मतलब मैक्सिमम इतना अपर बाउंड या मैक्सिमम इतना रनिंग टाइम उसका होगा ही होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रनिंग टाइम का अपर बाउंड चेक करते हैं। अब सबसे पहली हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा जो आया है वो आया है फैक्टोरियल एन। तो फैक्टोरियल एन का जो अपर बाउंड होता है बेटा, पहले हम उसे देखेंगे। देखिए, तो अपर बाउंड ऑफ एन फैक्टोरियल क्या होता है, देखिए एन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एंड सो ऑन अप टू वन, है ना, रिड्यूस होते होते ये वन तक चला जाता है। तो अगर मैं इसे कहूं कि एन फैक्टोरियल ऐसा कुछ आएगा। अब अगर मैं अपर बाउंड की बात करूं कि इसकी वैल्यू किससे कम ही कम रहेगी, तो फॉर कैलकुलेटिंग द अपर बाउंड हम क्या करते हैं कि n फैक्टोरियल में ये जो n है, हम ये कहते हैं कि n माइनस वन, एन की वैल्यू इतनी बड़ी है कि n माइनस वन, एन बाई टू, एन माइनस टू, एन बाई टू, अप्रोक्सीमेटली हम इन सबको n ही मान के चलते हैं कि छोटे छोटे नंबर इनमें माइनस करते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इनकी जो वैल्यू होती है वो मान लो n है। तो हम इन टर्म्स को कैसे रिप्लेस कर देते हैं, n से। हर बार कि इतना चलेगा, इतनी बार होगा, कितनी बार, n को मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार, मान लो n बार, है ना। तो इन जनरल ये बोल दिया जाता है कि दिस फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इज लेस देन इक्वल टू दीज टर्म्स। हमेशा अगर मैं यहाँ पर इन सब की जगह खाली n पुट कर दूं, मतलब छोटे छोटे नंबर अगर मैं माइनस करूं, तो दीज टर्म्स विल बी सफिशिएंटली लार्ज, और सफिशिएंटली लार्ज होने की वजह से ये n फैक्टोरियल विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू दिस होल लॉट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू n रेज़ टू द पावर n। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में तो अभी तक ये नहीं आया, लेकिन इससे जुड़ी हुई, मान लीजिए आप कहीं कुछ कोई चीज सॉल्व करते हैं और वहां पर n फैक्टोरियल वाला टर्म आता है, तो बस आप बिना सोचे समझे ये लिखे एग्जाम में सीधा कि जो n फैक्टोरियल है उसका अपर बाउंड क्या होता है, n रेज़ टू द पावर n, और इस वैल्यू को पुट करके आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते। ठीक है बेटा। अब जैसे मैंने एक चीज और बताई थी, जहां मैंने आपको ग्रोथ ऑफ फंक्शन बताया था, तो ग्रोथ ऑफ फंक्शन में मैंने आपसे कहा था कि जो 2 रेज़ टू द पावर n है, एक्सपोनेंशियल टर्म है ना, उसके बीच में कहीं पे आएगा ये देखिए इस तरह से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो n फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी ना, ये n फैक्टोरियल कहां एग्जिस्ट कर रहा है, n फैक्टोरियल विल एग्जिस्ट समवेयर बिटवीन 2 रेज़ टू द पावर n एंड n रेज़ टू द पावर n। तो कहीं पर अगर आपको कहीं ऑर्डर ऑफ फंक्शन बताना हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 रेज़ टू द पावर, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म कितना बड़ा हो जाए वो n रेज़ टू द पावर n से हमेशा कम रहेगा। तो अब इस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग को यूज करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, हमने इसमें क्या समझा है, अपर बाउंड ऑफ n फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, कहीं भी किसी भी तरह ये आपके एग्जाम में हो सकता है किसी फॉर्म में आपको यूज हो जाए। तो अब देखिए कहां थे हम, देखिए बेटा यहां पर है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूं कि Tn इज लेस देन इक्वल टू लॉग n रेज़ टू द पावर n, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, और अगर सिंप्लीफाई करके लिखे तो Tn की जो वैल्यू है दैट विल बी n log n, है ना, ऑर्डर ऑफ, it will be of the order of n log n, correct. This is how we will calculate this particular factorial function। कहीं भी अगर आपको फैक्टोरियल की वैल्यू मिले, तो ये क्या हुआ देखो, यहां पर सीधा सीधा हमने क्या किया, देखिए है ना, ये n हमने पहले ले लिया, तो दिस विल बी n। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको आप ध्यान रखें और अपने पास नोट करके रखें। चलिए, बस इसी तरह से जैसे मैंने आपको अभी रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करवाई है, ये आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, ये दोनों प्रॉब्लम्स को आप एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, जो प्रॉब्लम अभी हमने सॉल्व करी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से यहां पर भी पैटर्न्स आपको बन जाएंगे, या तो सेम कॉस्ट आएगी या फिर डिफरेंट कॉस्ट आएगी। जैसे ये वाली जो प्रॉब्लम है, इसमें एन स्क्वायर अगर है तो ट्री को एन स्क्वायर में दो ट्री में डिवाइड होगा, पहला वाला बनेगा n/4 का होल स्क्वायर, है ना, और दूसरा वाला बनेगा 3n/4 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, 3n/4 का होल स्क्वायर।
इस तरह से आप इसे एक एक करके जनरेट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सीधी सीधी मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप इन दोनों प्रॉब्लम्स को n स्क्वायर की टर्म है, इसके दो सब ट्री बना के लेफ्ट वाली सब प्रॉब्लम का साइज n/4 रखेंगे, राइट वाली का 3n/4 रखेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जैसा ये क्वेश्चन था ऐसा ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, n है और n के दो सब ट्री हैं। पहले वाले सब ट्री में n/5 है कॉस्ट साइज, और दूसरी वाली सब प्रॉब्लम का साइज है 7n/10। बस ऐसे ही आप इसकी फर्दर फाइंड आउट करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। अगर सेम आती है तो नंबर ऑफ लेवल से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर अलग अलग आती है तो सारी कॉस्ट को आप आपस में ऐड करेंगे। ये आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं जो आप अपनी नोटबुक में करके इन्हें सॉल्व करके देखें। ठीक है, और इनकेस अगर किसी बच्चे को डाउट आता है तो आप ऐप में आके कमेंट कर सकते हैं, या किसी भी एनी हाउ जो भी आपका मेजर है यू कैन कनेक्ट टू आर पीपल। ये बेटे AKTU में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, जो कि अभी तक मैंने जितने लेक्चर लिए हैं उन सारे लेक्चर्स में जितने भी टॉपिक कवर हुए हैं उन सब टॉपिक्स को कवर करते हुए ये एक PYQ है। इसका बहुत ब्रीफ मैं एक ओवरव्यू ले रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमने अपनी डिफरेंट स्लाइड्स में कवर किए हैं, कुछ ऐसे हैं अगर एक दो क्वेश्चन नहीं मिले तो उनका रिटन सॉल्यूशन आपको ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए चलिए, अब एक पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द बेसिक स्टेप्स इन द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन एल्गोरिथम। मतलब एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए उसके क्या अलग अलग बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो देखिए बेसिक स्टेप्स क्या है कि सबसे पहले आप एल्गोरिथम डेवलप करने से पहले ये सोचेंगे, ये आपको याद रखना है कि आपको उस एल्गोरिथम को इनपुट क्या देनी है ना, उसके कंस्ट्रेंट क्या क्या है। कंस्ट्रेंट मतलब कि पहले से कुछ रूल्स रेगुलेशंस या कंडीशंस हो सकता है प्रॉब्लम में गिवन हो। जैसे हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो हमें पहले बताया जाएगा कि जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर होगा, है ना। तो एल्गोरिथम में ये पहले कितने इनपुट चाहिए, उन इनपुट को एक्सेप्ट करने के बाद आप ये चेक करेंगे कि जब हम जो कोड लिखें वो उन कंस्ट्रेंट्स को इंक्लूड करके लिखें। फिर जब हम पूरा एक सॉल्यूशन अपने दिमाग में बना लें तो देन वी विल राइट द एल्गोरिथम। आफ्टर दैट वी विल implement that algorithm in a particular programming language and then we will test it. ओके बेटा, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो यहाँ पर आपके कवर नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि जब मैं वो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स वहां बनाऊं तो वहां पर मैं इनके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। देन व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या होता है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम जो हमने ऑटोमेटिकली पहले ही कवर किए हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये 23-24 में अभी रिसेंट पेपर में ही ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये 2 बार आ चुका है, बेसिक स्टेप्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम। तो ये बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था, आप वहां उस वाले लेक्चर में जाके पढ़ सकते हैं, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। चलिए, हाउ डू यू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एल्गोरिथम्स? आप डिफरेंट एल्गोरिथम्स की परफॉर्मेंस को कैसे कंपेयर करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज, है ना। तो वो सारी चीजें आपको वहां पर बतानी है। फिर एक्सप्लेन हाउ एल्गोरिथम्स आर एनालाइज्ड। एल्गोरिथम कैसे एनालाइज किए जाते हैं? तो एल्गोरिथम्स को एनालाइज करने के 2 तरीके हैं जो मैंने आपको बताया था, एक तो फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड और दूसरा एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, राइट। और एनालाइज करने के लिए भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का रेफरेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं। और साथ साथ आप ये बता सकते हैं कि एल्गोरिथम की जो एनालिसिस है वो 3 केस में हम कर सकते हैं, जैसे बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, है ना। इन 3 केसेस में हम किसी एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं। कि अगर हम बेस्ट केस प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने आपको एक सॉर्टिंग का, एक लीनियर सर्च का मैंने एग्जांपल लेके बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस बताए थे, तो वो मल्टीपल चीजें आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में दे सकते हैं। अब देखिए व्हाट इज एसिम्प्टोटिक नोटेशन और ओमेगा नोटेशन को इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। ये बहुत डिटेल में हमने लेक्चर में कवर किया था, वहीं पर आप लोग इसे पढ़ेंगे। फिर शो दैट द इक्वेशन इज करेक्ट। अब ये क्या कह रहा है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने करे हैं। क्या 10n² + 9 = बिग O ऑफ n²? मतलब ये कह रहा है कि आप शो कीजिए कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है, ये फंक्शन बिग O ऑफ n² के टर्म में लिखा जा सकता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, बस आपको इनकी वैल्यूज एक एक करके चलाती जानी है। और यहाँ पर देखिए बिग O ऑफ n² का मतलब क्या है, हम क्या कहते हैं, Fn कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बिग O ऑफ Gn when Fn is less than equal to C multiplied by Gn। हमें क्या करना था, for all n greater than equal to n0, n की वैल्यू हमें देखो C फाइंड आउट करना है, n0 फाइंड आउट करना है, और हमें वो C फाइंड आउट करना है, वो n0 फाइंड आउट करना है, जिसके लिए ये जो इक्वेशन है इसका जो ग्राफ है वो हमेशा अपर डायरेक्शन में चलेगा, और इससे इसकी जो लेफ्ट साइड वाले फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा इससे कम रहेगी।
बस बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस हमने वहां सॉल्व किए हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसी चीज पर बेस्ड ये यहाँ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए व्हाट इज रिकरेंस रिलेशन, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। हाउ इट इज सॉल्व यूजिंग मास्टर्स मेथड। तो इसमें मास्टर्स मेथड में आपको पहले रिकरेंस रिलेशन की डेफिनेशन बतानी है और फिर मास्टर्स मेथड के फॉर्मूले लिखने हैं कि मास्टर्स मेथड में डिक्रीजिंग फंक्शन के ये फॉर्मूले होते हैं और इंक्रीजिंग फंक्शन के, सॉरी, डिवाइडिंग फंक्शन के ये फॉर्मूले होते हैं, है ना। और एक आधा कोई एग्जाम्पल लेके आपको इसमें दोनों के बीच में शो कर देना है कि इस तरह से हम मास्टर्स मेथड को अप्लाई करते हैं। अब रैंक द फॉलोइंग इन द ग्रोथ रेट। अब ये देखिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अलग अलग फंक्शन दिए हैं और आपको कहा ये 18-19 का है और ये 19-20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या आपको अलग अलग फंक्शन दिए हैं, n 2 raised to the power log under root n, log n, log n, log square n, log n, 3/2 raised to the power n, 4 कांस्टेंट टर्म। तो ये अलग अलग फंक्शंस हैं और आपसे कहा जाएगा कि बताइए जैसे अब आपको क्या करना है, इनको ग्रोथ रेट के हिसाब से अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर में कराए थे। आप यहाँ क्या करेंगे, एन की वैल्यूज को पुट कर करके देखेंगे, है ना। कोशिश करिएगा कि एन की जो वैल्यू हो वो 2 की फॉर्म में हो, 2 की पावर्स में हो, और एक रेंज के बाद 4-5 स्टेप के बाद आपको ये क्लैरिटी आने लगेगी कि कौन सा फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में कितना ग्रो कर रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये और ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। ये वाला इजी है, इस वाले में आपको थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा पुट करके चेक करनी पड़ेगी। करना वही है, एन की वैल्यूज को चेक करना है डिफरेंट वैल्यूज के लिए कि फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो किसकी ग्रो ज्यादा कर रही है, किसकी कम ग्रो कर रही है। ठीक, अब देखिए ये सारे रिकरेंस रिलेशंस हैं, बहुत सारी। अब देखिए सॉल्व द रिकरेंस, अब यहाँ कुछ नहीं लिखा कि कैसे सॉल्व करना है, तो जिस भी मेथड में आप कंफर्टेबल हो उससे यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सीधा सीधा देखो, सबसे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसमें मास्टर्स मेथड फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन एक लाइन में इसका आंसर दे देगा। ऐसे ही यहाँ भी मास्टर्स मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। जहां पर आपको इस तरह का कोई टर्म हो कि 2 टर्म में जनरेट, अगर स्पेसिफिकली लिखा है कि इस पर्टिकुलर मेथड का यूज करना है तो आप वही मेथड यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये कुछ डिफरेंट रिकरेंस रिलेशंस हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड आपको सूट करता है उस मेथड को यूज करके आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, मास्टर्स मेथड यूज कर सकते हैं, उस तरह से आप रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करें। ये 2 क्वेश्चंस हैं, थोड़े से डिफिकल्टी लेवल हाई है, या तो मैं एक सेपरेट लेक्चर बना के इन सबको डिस्कस करूंगी या फिर मैं आपको इनका रिटन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आपको ये क्लियरली समझ में आए कि किस तरह से। काफी ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसमें पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। आपकी जो एक स्टैंडर्ड बुक है डा की कोरमैन, है ना, देखिए डा एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर मल्टीपल एल्गोरिथम्स की मल्टीपल इंप्लीमेंटेशंस आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन हम हमेशा अपने लेक्चर में स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, जो स्टैंडर्ड बुक है आपकी कोरमैन। तो मैं जितने भी आइडियाज आपसे डिस्कस करूंगी वो सारे कोरमैन ओरिएंटेड होंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि वो हर जगह एप्लीकेबल है, एक जनरलाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो ये बेसिकली आपके एकेटीयू एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके हिंट के लिए है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हमने आज ये पढ़ा कि रिकरेंस रिलेशंस में रिकर्शन ट्री मेथड यूज करके हम रिकरेंस रिलेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो रिकरेंस रिलेशन का जो टॉपिक है वो आज ही खत्म होता है और इसके बाद अब मैं फर्दर इसमें डिजाइन स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे एल्गोरिथम डिजाइन करने की वेरियस स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप की सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, वो हम अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बेटा, और जिस सीक्वेंस में आपको वीडियोस मिल रही हैं मैं ये सजेस्ट करूंगी उसी सीक्वेंस में आप वीडियोस को देखें ताकि आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। थैंक यू।